आपके सामने ये जूम लाइब्रेरी का एक क्लिप है। जूम लाइब्रेरी आपकी बाकी जो फिजिकल लाइब्रेरीज होती है उसी का एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बाकी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ एक नॉन डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट में अपनी पढ़ाई कवर कर सकते हो। एंड आपको एक ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, प्लस में आपके सिटिंग आवर्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाते हैं। एंड इसके अलावा हम लोग कुछ शेड्यूल्स भी रन करते हैं एग्जाम स्पेसिफिक जो भी हो रहा होता है, जो आपको सिलेबस वगैरह कवर करने में बहुत हेल्प करता है। सो यू गेट अ वेरी ऑर्गेनाइज एनवायरनमेंट टू इंक्रीज योर सिटिंग आवर्स। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एडमिन का यूज़र नेम होगा, आप कॉन्टैक्ट करके जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन कर सकते हो। वी हैव टॉपिक नंबर 1.1 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो ये टॉपिक ना वैसे तो आप लोगों की जो लक्ष्मीकांत है ना पॉलिटी की, वहाँ पर ही गिवन है बेसिक स्ट्रक्चर का, और ये टॉपिक पहले प्रीलिम्स के एग्जाम में भी पूछा गया है, प्लस सी मेंस में पूछा जा चुका है। तो इस टॉपिक में से आप लोग कुछ भी नोट डाउन मत कीजिएगा, यहाँ पर ये सब कुछ आपके स्टैटिक में ऑलरेडी गिवन है। हम लोग यहाँ पर एक तरीके से इसका रिवीजन करेंगे। रिवीजन क्यों करना है? जो केशवानंद भारती जजमेंट आया था ना वो 1973 में आया था, इट्स 2023, तो इस चीज़ को पूरे 50 साल हो चुके हैं। तो एक काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट था हमारे इंडियन जुडिशरी के अंदर। उसके बाद बहुत सारे बदलाव आए थे। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये केशवानंद भारती केस क्या था, इस डॉक्ट्रिन का, डॉक्ट्रिन बोलते हैं सिद्धांत को, इस सिद्धांत का जो कि आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जुडिशरी में इसको हर दिन इस्तेमाल किया जाता है। इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ तो ये भी देख लेंगे, कौन सा केस है जो आपको याद रखना है, किस केस को आप इग्नोर कर सकते हैं। वी हैव सम प्रिंसिपल्स जो इसका राइट नाउ इसका हिस्सा है। हम समझेंगे इसको पूरा होता क्या है, कहाँ कहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें चैलेंजेस किस तरह के आते हैं। अब जो चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड वाला जो पार्ट होता है ना, ये यूँ तो ये मेंस का पार्ट बनता है, लेकिन हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। बेसिकली क्या होता है ना, अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि एक बेस लेवल पर एक नॉलेज का लेयर क्रिएट करता है। वो नॉलेज का लेयर हमको प्रीलिम्स जैसे के जो क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में भी मदद करता है। तो हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो को 50 साल हो चुके हैं, यानी कि 1973 में आया था। तो पहले इवोल्यूशन से पहले ये जानते हैं इसकी पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था। केरला गवर्नमेंट ने ना किसी लैंड को एक्वायर करने की बात की थी। उस चीज़ के लिए केशवानंद जी एक महंत थे वहाँ पर, उन्होंने केस फाइल किया था। उन्होंने कहा था कि मेरा जो फंडामेंटल राइट है ना 25, 26 और 31 वो वायलेट हो रहा है। तो उस समय पर सुप्रीम कोर्ट का एक लार्जेस्ट बेंच फॉर्म किया गया था 13 जजेस का। अगर आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट के बेंच के फॉर्मेशन के ऊपर एक आई थिंक 2022 के प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट था जुडिशरी का, है ना। अब जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं उनको पता चलेगा कि हाँ ऐसा एक क्वेश्चन बना था। तो एक सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाया था 13 जजेस का। अब तो आप सोचना ये जो बेंचेस बनते हैं ना इसमें ओड नंबर्स होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर इवन नंबर्स नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये देखो भाई 6 जजेस का अगर बेंच बनाएंगे तो 3 लोगों ने एक साइड का जजमेंट दे दिया, 3 ने एक साइड का जजमेंट दे दिया, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। इसलिए ओड नंबर के बेंचेस बनाए जाते हैं। तो वहाँ से ही हमारा केशवानंद भारती केस 1973 में बना था। होता क्या है ना, थोड़ा सा हम लोग इसके एवोल्यूशन को देख लेते हैं। मैं आपको बता दूंगा कौन सा केस आपको यहाँ याद रखना है, कौन सा आप इग्नोर कर सकते हैं। 1950 में, अब 1950 का वो टाइम था कि 1947 के बाद 1949 के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन वगैरह हो रहा था, और 1951 में एंड उससे तकरीबन 15 साल बाद 1965 तक ये 3 केसेस आते हैं। एक के गोपालम केस, शंकरी प्रसाद केस और सज्जन सिंह केस। तो ये तीनों केसेस के अंदर का जो स्टेटस था वो था कि पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। गोलकनाथ एक केस ऐसा आता था 1965 के अंदर। उन्होंने कहा कि अब आर्टिकल 368 क्या होता है, जहाँ पर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की बात करते हैं। ये पूरा का पूरा टॉपिक है आपके लक्ष्मीकांत की बुक में। तो उन्होंने कहा था गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि यार ये जो आर्टिकल 368 है ना, ये प्रोसीजर के बारे में बता रहा है अमेंडमेंट के, लेकिन ये नहीं बता रहा कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है अमेंड करने की, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकता। अब आपको जो केस याद रखना है ना वो आप 1951 का याद रखिए और 1965 का याद रखिए। यू कैन इग्नोर दिस केस कि भाई 1951 में आपने कहा कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है शंकरी प्रसाद केस में, 1965 के अंदर गोलकनाथ केस में आपने कहा कि पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की पावर नहीं है। आर्टिकल में प्रोसीजर के बारे में बात की गई थी। अब होता क्या है ना, कुछ समय के बाद 1967 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आता। अब देखो ये जजमेंट कौन दे रहा है, जजमेंट दे रहा है सुप्रीम कोर्ट। अमेंडमेंट कौन लेके आ रहा है, ये लेके आ रहा है हमारा पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है, हमारी लेजिस्लेटिव पावर है, और सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारी जुडिशरी पावर है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक टसल चल रहा है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट अ लॉ, तो पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकता है। अब आप सोचेंगे ये लॉ होता है या नहीं होता है, ये आप आर्टिकल 13 में पढ़ते हो जो आपके फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होता है, वहाँ पर लॉ की डेफिनेशन है।
आर्टिकल 12 के अंदर है कि भाई स्टेट की डेफिनेशन क्या होती है, जिस पर ऑलरेडी सुप्रीम ये प्रीलिम्स में 2021 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो तो एक अलग टॉपिक है पूरा। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उन्होंने राइट टू ये वाला चीज़ इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है, दिस पार्ट, बट दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उन्होंने पार्लियामेंट ने कहा हम ये अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं और हम बता रहे हैं कि भाई हम इसको अमेंड करेंगे, ओके। 1972 के अंदर केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस ने ये कहा कि हाँ पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है, ये बात सच है, लेकिन पार्लियामेंट जब कोई अमेंडमेंट करेगा, पार्लियामेंट को एक बात का ध्यान रखना होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी ना करे, ठीक है। हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जिनको आप अमेंड भी नहीं कर सकते, एब्रोगेट भी नहीं कर सकते किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे। तो क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कहीं पर मेंशन्ड है? नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है, ये एक इंटरप्रिटेशन के तौर पर काम करता है। इंटरप्रिटेशन मतलब कैसे, जब भी कोर्ट किसी केस को हैंडल कर रहा होता है ना, तो वो इंटरप्रेट करते हैं किन किन बेसिक के ऊपर, तो कुछ आइडिया लगाया गया कि क्या क्या चीज़ें हम लोग को कंसिडर करनी पड़ेगी। सॉवरेनिटी, संप्रभुता को देख करके, है ना, कुछ एसेंशियल फीचर होते हैं। जैसे आप इंडिविजुअल की फ्रीडम को कहीं ना कहीं एब्रोगेट तो नहीं कर रहे हो। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट होता है हमारे DPSPs के अंदर, ये बार बार रिपीट होता है PYQs में। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सबसे ऊपर है, ऑलराइट। रिपब्लिकन होता है, गणतंत्र है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक फॉर्म होनी चाहिए गवर्नमेंट की, आप इस चीज़ के साथ तो छेड़खानी नहीं कर रहे हो। सेक्युलर फीचर है, फेडरल फीचर होता है, पावर्स का सेपरेशन होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, लाइक लेजिस्लेचर इज देयर, एग्जीक्यूटिव इज देयर एंड जुडिशरी इज देयर। ये तीनों की पावर सेपरेटेड होती हैं, तीनों अलग अलग एंड पॉइंट्स पे काम कर रहे होते हैं। आप इस सेपरेशन के साथ जो छेड़खानी नहीं कर रहे हो, आप हमारे नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी के साथ तो कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हो। जुडिशियल रिव्यू की पावर की बात की थी, ये भी प्रीलिम्स में रिसेंटली स्टेटमेंट आया था, और ये आर्टिकल 13 में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। आपने फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में एक हार्मनी होती है ना, एक सामान्यता बनी होती है, आप उसके साथ तो छेड़खानी नहीं कर रहे हो। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। इनके साथ, इनके बेसिस के ऊपर हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अगेन ये कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ये कोर्ट के केसेस के इंटरप्रिटेशंस के तौर पर कंसिडर किया जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्या फ़ायदा होगा, इट विल कीप अ चेक, है ना, एक नज़र रखेगा पार्लियामेंट के ऊपर कि भाई पार्लियामेंट जिन चीज़ों के साथ काम कर रहा है, अमेंडमेंट कर रहा है, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। ध्यान रहे, चेक ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, चेक वाले चीज़ के ऊपर मेंस में भी क्वेश्चन आया था, 2020 का था शायद वो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट रहेगा। अब लिविंग का मतलब क्या होता है, लिविंग का मतलब होता है इट कैन बी अमेंडेड, ठीक है, आप इसको अमेंड कर सकते हैं, इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। कुछ चीज़ें उसकी बिल्कुल फिक्स हैं, कुछ चीज़ें उसकी फ्लेक्सिबल हैं। अब इसे फिक्स क्या हो गया, अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर को आप किस में कंसिडर करोगे, आप उसको फिक्स में मानोगे या फिर उसको आप रिजिड में मानोगे, सॉरी फ्लेक्सिबल में मानोगे आप बेसिक स्ट्रक्चर को, या फिर आप उसको रिजिड में मानोगे। बेसिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट रिजिड है ना, फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP की सब फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इनमें बदल सकते हैं, कंसिडरिंग की बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। यही चीज़ बन जाती है हमारी बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। संवैधानिक कोई कानून बनाना होगा ना, उसका बेस क्या बनेगा कि हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रक्चर है, राइट। जैसे रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। आई थिंक रूल ऑफ लॉ अभी आया था ना प्रीलिम्स के एग्जाम में, अभी 2023 में एक स्टेटमेंट आया था, रूल ऑफ लॉ आया था, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समथिंग ऐसा था। फेडरल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। अब आपको फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पता होना। जो वर्ड फेडरल होता है ना, इसका मतलब वैसे तो सेंट्रल होता है, ठीक है। हम लोग फेडरलिज्म के बारे में बात करते हैं, राइट। फेडरलिज्म के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वी कंसिडर द सेंटर एंड द स्टेट, कि भाई सेंटर के पास भी कुछ पावर होती है, कुछ पावर होती है स्टेट के पास में, ऑलराइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ सिग्निफिकेंस हैं। अब ये वाला पार्ट आपसे सुप्रीम UPSC क्या नहीं पूछ सकता प्रीलिम्स में? हाँ बिल्कुल पूछ सकता है। वो आपके सामने 4 चीज़ें दे देगा, फंडामेंटल राइट, ठीक है, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और प्रीएम्बल, और उसमें से पूछ लेगा आपसे कि विच वन फॉर्म्स द बेड रॉक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो मान लो उसमें अगर बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है तो वो आंसर बन जाएगा आपका, है ना। ये उस टाइम पर आपको अपनी जजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा कि यार इनमें से कौन सी चीज़ है जिसका इंटरप्रिटेशन बहुत वाइड हो सकता है। सो अगेन वही कुछ एप्लीकेशंस और रिवोल्यूशंस कैसे कैसे हुआ, कहाँ कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन को मेंशन किया था। अब देखिए इसमें सारे केसेस आपको याद नहीं रखने हैं, बट कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो आपको, क्योंकि वो आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं, है ना। और मेंस में आप देखोगे 2022 का जो उनका मेंस हुआ था, वहाँ पर एक एनवायरनमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन आया था। उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट के केसेस के बारे में भी हमें मेंशन करके बताओ। तो हर एक टॉपिक के कुछ केसेस ज़रूरी होते हैं, क्योंकि देखो सिलेक्शन तो भाई मेंस ही करवाएगा। आपको लगे कि यार इनको कौन याद करेगा, नहीं भाई याद करना पड़ेगा अगर तुमको रैंक चाहिए तो, इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। 1975 में, अब ये कब आ रहा है 1975, 1973 के 2 साल बाद आ रहा है। उन्होंने एक इंदिरा गांधी केस हुआ था, ठीक है। कोर्ट ने यूज़ किया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को पहली बार,
39th अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने के लिए। तो क्या आपको याद रखना ज़रूरी है? नो। मिनर्वा मिल केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्लियामेंट के पास पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मस्ट नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली सबसे ज़्यादा तो मिनर्वा मिल केस ही यूज़ होता है। तो 1980 का मिनर्वा मिल केस आप याद रखिएगा। वामन राव केस आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन विल नॉट बी एप्लीकेबल रेट्रोस्पेक्टिवली। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब उन्होंने कहा भाई 1973 से पहले के जो मुद्दे थे ना, उसमें आप इसको यूज़ मत कीजिए, क्योंकि 1973 में एक नया इंटरप्रिटेशन आया था। पहली वाली चीज़ें जो हो गई, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं जाएंगे हम लोग, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। तो वामन राव इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। कीहोटो होलोहन वर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है 1992 का। इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को भी हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया था ना। यूपीएससी कैन डेफिनेटली कम अप विद प्रीलिम्स के स्टेटमेंट, वो 4 स्टेटमेंट देगा, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गया, और कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पावर हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, है ना। एक चीज़ और दे देगा उसमें वो, और बोलेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं। यू हैव टू रिमेंबर, हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है फ्री और फेयर इलेक्शंस, दिस इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ये कीहोटो होलोहन केस में आया था। इंदिरा साहनी केस में रूल ऑफ लॉ वाज एडिड टू द बेसिक फीचर। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन सबको। अब आपके लिए क्या याद रखने की चीज़ें, मिनर्वा मिल केस नोट डाउन कर लो, ठीक है। कीहोटो वाला केस नोट डाउन कर लो, एंड 1992 का इंदिरा साहनी केस नोट डाउन कर लो। दीज 3 आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू बी रिमेंबर्ड। बियॉन्ड दिस यू डोंट नीड टू रिमेंबर द अदर केसेस, उनकी ज़रूरत नहीं है आपको याद रखने की। अब जब हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उसमें क्या कुछ हमारे चैलेंजेस आते हैं बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर। भाई स्कोप क्या है, क्या रेंज है हमारी, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर की। तो ये मैंने बताया ना ऊपर, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस के ऊपर होता है, इसके कारण कन्फ्यूजन्स भी हो जाती हैं। जुडिशियल एक्टिविज्म, दिस वाज आल्सो आस्क्ड एज ए मेंस क्वेश्चन, आई थिंक अगेन वही 2020 या 21 में मेंस, अभी रिसेंट की बात है। दिस वाज आस्क्ड एज ए क्वेश्चन। कोर्ट कभी कभी क्या करता है ना, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को लेकर के ना थोड़ा सा एक्टिविज्म की तरफ जाता है। यानी कि कोर्ट क्या कर, जैसे ओके आई विल शो यू दिस थिंग, लाइक 24th अमेंडमेंट आया था जब, ये पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया था 1972 के अंदर। कोर्ट ने किसी पर्टिकुलर केस को, ये केशवानंद भारती केस को इंटरप्रेट करते हुए कहा था, तो दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज जुडिशियल एक्टिविज्म, कि कोर्ट अपनी रेंज से बाहर जाके काम कर रहा होता है। बट केशवानंद भारती केस बहुत पॉपुलर हो गया था, इसलिए इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे ही मुद्दे होते हैं जहाँ पर कोर्ट जब अपनी रेंज से बाहर जाके परफॉर्म करता है ना, वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को इनवैलिडेट कर देता है। जैसे क्या हुआ था 2019 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया था। अभी जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह के लिए और हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कमीशन बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, आप हमारी सेपरेशन ऑफ पावर्स को इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस चीज़ को बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। कभी कभी पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को भी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट करता है ना। ऐसा लगता है कि यार ये जो डॉक्ट्रिन ना, ये पार्लियामेंट की पावर्स के ऊपर ना एक लिमिट लगा देता है। ऑलराइट, ऐसे ही हुआ था जैसे जम्मू एंड कश्मीर का जो ये हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि भाई ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट, सेक्युलरिज्म, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इन सबको अंडरमाइन कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है पार्लियामेंट के लिए। ये सब लिमिटेशंस है बेसिक स्ट्रक्चर की, कभी कभी कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, वी नीड टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी इन द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग, क्योंकि एक तो हम लोगों ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया, ये बार बार केस टू केस इंटरप्रेट किया जाता है। कंसिस्टेंसी इन द एप्लीकेशन, अगर अप्लाई हो रहा है तो सभी केसेस में अप्लाई होना चाहिए। अगेन देखो, अगर इफ देयर विल बी क्लैरिटी इन द डेफिनेशन, अगर ये कहीं पर डॉक्यूमेंटेड हो जाएगा ना, इफ यू डॉक्यूमेंट दिस थिंग समवेयर, देन वी विल बी एबल टू ब्रिंग मोर कंसिस्टेंसी इन दिस एप्लीकेशन। एंड अगेन इट शुड बी यूज्ड बट नॉट इन अ वे कि जुडिशियल एक्टिविज्म की तरह निकल के आए, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये लगेगा कि जुडिशरी इज ट्राइंग टू इंटरवीन इनटू द पावर्स ऑफ पार्लियामेंट और बेसिकली द लेजिस्लेचर। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। वी नीड मोर पीपल्स पार्टिसिपेशन सो दैट दिस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन इज यूज्ड इन इट्स बेस्ट वे, इन इट्स प्रॉपर वे। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का। अगेन आई ट्राई टू मेंशन कि डू नॉट मेक एनी नोट्स फ्रॉम दिस टॉपिक। दिस टॉपिक इज ऑलरेडी गिवन इन योर पॉलिटी की जो लक्ष्मीकांत वाली बुक है ना, उसमें सब कुछ गिवन है, सारे केसेस भी गिवन है। बट ये याद रखिएगा कौन सा केस याद रखना है आपको, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, 24th अमेंडमेंट एंड 72, 73 मान लीजिए इसको। ये 4 चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है इवोल्यूशन में। और कौन से केसेस इंपॉर्टेंट थे, मिनर्वा बिल केस, कीहोटो वाला केस एंड इंदिरा साहनी केस। सो 1980, 1992, दिस 2 years आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस थिंग्स यू कैन इग्नोर। ये मैं बता रहा हूँ जब मेंस में आंसर लिखना होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी ये एग्जाम्पल अच्छा है जुडिशियल एक्टिविज्म का, एनजेएससी वाला, ये तो प्रीलिम्स में भी आया था, ये पूछा था, और ये मेंस में भी पूछा था क्योंकि इतना बड़ा मुद्दा था। तो जम्मू कश्मीर वाला आप लिख सकते हो, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। ये एग्जाम्पल्स मेंस के लिए याद रखने की चीज़ें हैं। वे फॉरवर्ड बहुत टफ चीज़ नहीं होती है, बहुत ईजी होता है। अगर आप चैलेंजेस को पढ़ना जानते हैं तो वे फॉरवर्ड आप लोग याद कर करके सीख जाएंगे। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक।
यूपीएससी के हैंडी बुकलेट में आपको ये सारा कंटेंट मिलेगा। मैं आपको एक बार सबका सैंपल दिखा देता हूँ, एक एक चीज़ मैं आपको दिखा दूंगा। 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स है जो आपको प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, स्टैटिक कंटेंट भी और डायनेमिक भी है। 400 से ज़्यादा मेंस के क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। 200 से ज़्यादा निमोनिक्स हैं ताकि आप फैक्ट्स को याद रख सको। कोड्स वगैरह हैं, आंसर राइटिंग की चेकलिस्ट है, डेली प्रोग्रेस ट्रैकर है, टॉपर्स का कुछ डेटा है, 7 शेड्यूल है। प्लस में इसके साथ में आपको 400 से ज़्यादा आंसर राइटिंग के कीवर्ड्स, प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन, रिवीजन पाइपलाइन, कुछ हॉट टॉपिक्स की लिस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एंड देन यू कैन डाउनलोड देम फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। इफ़ यू टॉक अबाउट द माइंड मैप्स ना, तो आपको 900 से ज़्यादा माइंड मैप्स मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स एंड मेंस में, प्लस में स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों तरह के टॉपिक्स में आपके लिए यूज़फुल होंगे। जैसे 15 फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई है, उसके अलावा जैसे गिग वर्कर्स का टॉपिक आपको रिसेंटली मेंस के एग्जाम में भी देखने को मिला था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक की रिपोर्ट वगैरह के बारे में, GNCTD का जो बिल था इसके ऊपर मेंस में क्वेश्चन आया था रिसेंटली। हेल्थ के डेटा को लेकर तो हर बार क्वेश्चन आता ही है, इंडिया की आर्कटिक एंटार्कटिक पॉलिसीज़ को। तो ये जो माइंड मैप्स है इनके सोर्सेज जनरली जो आपका हिंदी न्यूज़पेपर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर है, जहाँ से मेजरली क्वेश्चंस बनते हैं। प्लस में सनसेट टीवी के ऊपर जो बहुत सारे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। सनसेट टीवी वही है जो पहले राज्यसभा टेलीविजन हुआ करता था, उसको बाद में अपडेट कर दिया गया क्योंकि उसमें लोकसभा टीवी को भी मर्ज कर दिया गया। एंड कुछ मेजर जो करंट अफेयर की मैगजीन में आप देखोगे वो लोग भी इन्हीं टॉपिक्स को हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद से ही कवर करते हैं। तो ये टॉपिक आपको वहाँ पर भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। सो दीज आर ऑल दी मेजर थिंग्स जो आपको देखने को मिलेंगी। अब जैसे रेगुलेशन ऑफ NGOs को लेकर के क्वेश्चन था रिसेंटली, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ को लेकर, विमेन इन आर्म्ड फोर्सेज को लेकर, फिर विमेन इन जुडिशरी, विमेन इन एग्रीकल्चर को लेकर, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर भी था। ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिसेंटली एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट देखने को मिले थे। बायोटेक्नोलॉजी हो गया, CBI वर्सेस स्टेट्स का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, कमर्शियल कोल माइनिंग को लेकर, फिर डिजिटल इंडिया को लेकर। दीज वर द क्वेश्चन जो आपको रिसेंटली देखने को मिले थे एग्जाम में। अब अगर हम बात करते हैं कि और क्या कुछ होगा इस माइंड मैप्स के अंदर, तो बहुत सारे डेटा में कुछ और एक्स्ट्रा आपको थोड़े से दिखा देता हूँ। जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को लेकर के अगर क्वेश्चन बनता है, एंड देन वी हैव एंशिएंट पोर्ट्स को लेकर स्टैटिक का कंटेंट है, एनिमल हस्बेंड्री का है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को लेकर भी है माइंड मैप, उसमें क्या इश्यूज़ होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, फिर क्या आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो। तो किसी भी टॉपिक में आपको जो कंटेंट पढ़ना होगा आप उसी कंटेंट को पढ़ सकते हो। तो माइंड मैप्स इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। बाल गंगाधर तिलक हो गया, बिपिन चंद्र पाल हो गया, बुद्धिज़्म को लेकर भी हैं, ये टॉपिक्स आते रहते हैं। तो इनके भी माइंड मैप्स है जो आपको ईजिली चीज़ों को याद करने में मदद कर सकते हैं। कार्नेटिक वॉर्स को लेकर है, उसके बाद जो हमारा कोड आया था लेबर वगैरह कोड्स के, तो उनके सबके जो डिविजन्स थे, डायरेक्ट टैक्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, फोक म्यूजिक, फिशरी सेक्टर, फॉरेन ट्रैवलर जो इंडिया में आए थे उन सबके नाम, कौन से ईयर में आए थे, क्या कुछ उन्होंने मेजर कंट्रीब्यूशन किए थे, गांधार स्कूल, ग्रीन बिल्डिंग्स वगैरह, ये सब चीज़ें आपको देखेंगे। कुछ चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपने देखी होंगी। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, देन इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशनशिप को देख लो, आप इंडिया भूटान देख लो, एंड देन इंडिया बांग्लादेश, इंडिया चाइना, इंडिया मालदीव्स, इंडिया म्यांमार, ऐसे बहुत सारे हैं। 900 प्लस है। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, जैनिज़्म को लेकर, मैरिज को लेकर, और रिसेंटली नेशनल पार्क्स में क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्या कुछ होता है, प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर जोन्स क्या होते हैं, मनरेगा के अंदर क्या कुछ रिफॉर्म्स लाए गए उसमें मनरेगा का भी पार्ट है, सीड इंडस्ट्री, सी लेवल राइज होना, स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी जो हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री में, स्किल डेवलपमेंट, सोइल हेल्थ स्कीम को लेकर के, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो गया। इतने सारे टॉपिक्स हैं कि जो सब कुछ आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, WTO को लेकर के और उसकी क्या कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं। हर बार WTO से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है प्रीलिम्स में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टेट फाइनेंसेस, रूल्स ऑफ ऑरिजिन का था, FDI पॉलिसी, राष्ट्रीय कृषि योजना, PM किसान सम्मान निधि वगैरह। सो ऑल द कंटेंट विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू UPSC सिलेबस जो प्रीलिम्स और मेंस में मिलेगा। स्टैटिक भी है, एंड देन डायनामिक कंटेंट इज ऑल्सो देयर। तो यू नो कि आपको टॉपिक में से कौन सी चीज़ पढ़नी, कौन सी इग्नोर करनी, वो वाला पार्ट माइंड मैप से बहुत ईजी हो जाता है। लाइक गगनयान के व्हीकल के बारे में जानना हो, रशियन कनेक्शन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो माइंड मैप से वो चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाता है। फिशरी सेक्टर में उसमें इश्यूज़ क्या चल रहे हैं, वेरियस इंटरवेंशन क्या है, रिसेंटली ड्राफ्ट क्या आया था। इस तरीके से ये जो माइंड मैप्स हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं, चीज़ों को आसान कर देते हैं। अब मैं आपको निमोनिक्स दिखाता हूँ। तो निमोनिक्स आपको फैक्चुअल चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, राइट्स, कीवर्ड, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी के तो बहुत ज़्यादा हैं, 8 शेड्यूल, क्विक नोट्स, आर्टिकल्स वगैरह को लेकर, इंडियन स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, सोर्सेज क्या थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिवर्स और डैम प्रोजेक्ट्स कौन से डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है किस स्टेट में, थर्मल पावर प्लांट्स कौन से स्टेट्स में, इनको आपको दिखा देता हूँ और भी आगे जाके। फिर बहुत सारे रैंडम भी है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जैनिज्म के, दिल्ली सल्तनत, फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स, डिफरेंट कंट्रीज़ कौन सी कैस्पियन सी के पास, 7 हिल्स ऑफ रोम, 7 फील्ड्स ऑफ रेनबो रेवोल्यूशन,
मलक्का स्ट्रेट, एड्रियाटिक सी की कंट्रीज़ वगैरह को लेकर। तो देर आर मोर देन 200 निमोनिक्स जो आपको बहुत सारा फैक्चुअल डेटा याद करने में मदद कर सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चीज़ों को, अब देखो ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, किसी को फंडामेंटल ड्यूटीज़ वैसे ही याद हो जाती हैं, देन दे डोंट नीड टू गो थ्रू देम, बट किसी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, वो इन डेटा को यूज़ कर सकता है। एंड अपनी नीड्स के हिसाब से, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सब चीज़ें याद करनी, जैसे शेड्यूल्स याद करने हैं टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के, तो ये इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आपको सिटीजनशिप को लेकर के कैसे एक्वायर करना होता है, तो यू कैन यूज़ दिस वर्ड ब्रांड करके। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हिसाब से। 92nd अमेंडमेंट में 8 शेड्यूल में 4 लैंग्वेजेस यूज़ की हुई थी, तो उसमें BDMS आप यूज़ कर सकते हो, BDS डिग्री को यूज़ कर सकते हो। कुछ कुछ में तो एक चीज़ के दो आपको निमोनिक्स मिलेंगे, ताकि आपको जो याद करने में आसानी आप वो यूज़ कर सकते हो। तो कंट्री वाइज थे ये बहुत सारे देखोगे। तो रिवर्स डैम प्रोजेक्ट्स हैं, ओडिशा के अंदर हैं, तो उसका शॉर्टकट है जलापेट इज़ ए मैकेनिक इन ओडिशा, बलीन हु लिव्स इन चिली, महा एंड हीरा स्पीक्स ओडिसी लैंग्वेज, तो महानदी और हीराकुंड डैम हो गया। तो रिवर के ऊपर कौन सा डैम है उसके हिसाब से भी देर आर मोर देन 200 जो आपको एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगे। आंसर राइटिंग करते रहें, बहुत सारे जेन्युइन जो कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि आप एक 5 pronged अप्रोच यूज़ करोगे, तो आप यू कैन मेंशन यूनिलेटरल, बायलेटरल, सब रीजनल, इस तरीके से। देन देर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आप 5F मेंशन करना चाहते हो कहीं पर, तो फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल एंड फाइन केमिकल्स। उसी तरीके से आप और भी चीज़ें देखोगे, 4D करना हो, डिस्कस, डिबेट, डिसाइड, डिसरप्शन, फ्रॉम टॉप डाउन टू बॉटम अप, जैसे नीति आयोग में ये चीज़ यूज़ करते हैं। 3S में स्किल, स्केल, स्पीड, ऐसे मोर देन 400 हैं जो डिफरेंट आप GS 1, 2, 3, 4 अपने ऑप्शनल में, एसेज में आप इस तरह के कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, जैसे कि साफ नीयत, सही विकास, और लाइफ साइकिल बेस्ड अप्रोच, टेररिज्म एंड टॉक्स के नॉट गो टुगेदर, डबल एज स्वॉर्ड, और 3Ps में जो सूटेबल प्रोडक्ट, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, कमिटेड पीपल, ये एथिक्स में यूज़ हो सकता है। 5Is में इरिगेशन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंश्योरेंस, इंटेंसिफिकेशन, और विशफुल थिंकिंग, करप्शन इज इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिप्शन माइनस अकाउंटेबिलिटी। 3F मतलब फंड, फंक्शन, ये सब करंट अफेयर में भी बहुत कवर होते हैं, तो वहाँ से सब कलेक्ट किए हुए हैं डिफरेंट टॉपर्स के आंसर की कॉपीज़ में से, एंड देन यू कैन यूज़ देम इन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग की अपनी खुद की चेकलिस्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। आप इसको जस्ट गेट प्रिंटेड और फिर आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद को टिक कर सकते हो कि ठीक है, यू हैव डन दिस पार्ट, यू हैव डन दिस पार्ट, आपकी हैंड राइटिंग एलिजिबल थी, आपके फैक्ट्स वगैरह थे। इवन आप अपनी ये शीट को प्रिंट करके अपने फ्रेंड को दे सकते हो आपस में, एंड देन योर फ्रेंड कैन आंसर इट टू यू कि ठीक है, ये वाली चीज़ तुमने ठीक की थी, और एक दूसरे के आप चेक कर सकते हो। उसी तरीके से क्वेश्चन है बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ उसमें टर्मिनोलॉजीज़ हैं, तो GS 1, 2, 3, 4 को ऐसे अराउंड 400 से ज़्यादा क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं के थीम्स के ऊपर बेस्ड हैं ये, और इट्स जस्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इनको वर्बली डिस्कस कर सकते हो, और एग्जैक्टली सेम थीम, सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन के कीवर्ड्स भी होते हैं यहाँ पर यूज़। देन वी हैव दिस डेली प्रोग्रेस ट्रैकर। डेली प्रोग्रेस ट्रैकर बड़ी गजब की चीज़ है। ये जिन लोगों को अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक करने में दिक्कत होती है ना, प्रायोरिटाइज करने में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये जब आप डाउनलोड करोगे ना, उसमें आपको पूरा हाउ टू का वीडियो होगा, उसमें आपको एक्जैक्टली दिखाया होगा मैंने कि आपको यहाँ टास्क में क्या एंटर करना। ये मैंने थोड़ा स्क्रीनशॉट लिया था, तो आई थिंक इसकी क्वालिटी थोड़ी सी आपको डिग्रेडेड दिख रही होगी। इसमें होता क्या है ना, यहाँ पर अपना आप टास्क मेंशन करते हो, उस टास्क में आपको क्या करना है वो आप यहाँ मेंशन करते हो, उसका एक टारगेट रखते हो, उसमें आप खुद को मार्क्स देते हो, तो आपकी परसेंटेज आपको डेली पता चलती है, आपको 5 दिन का अपना एवरेज पता चलता है, एंड आपका एक ग्राफ प्रिपेयर होता रहता है यहाँ पर, जैसे कि ये रहा आपके सामने। अब आपने पॉलिटी का कोई काम करना था, आपको चैप्टर 5 करना है 2 घंटे में, टोटल आपको 10 मार्क्स थे, आपने खुद को पूरा कर लिया तो 10 मार्क्स दे दिए। तो आपकी फर्स्ट डे के आपने सारे काम कैसे कैसे किए, कोई काम आपने कम किया तो आपने खुद को 7.5 दिए, कोई काम आपने किया ही नहीं तो आपने 0 छोड़ दिया, तो अकॉर्डिंगली आपकी डेली परसेंटेज आपको पता चलती रहेगी। फिर आपको अपने 5 दिन की एवरेज मिल जाएगी कि आपका 5 दिन का 71% था। इस तरीके से अगर आप डेली का देखोगे 5 दिन का आपका 85% से अगर ऊपर जाएगा ना, तो आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है। तो ऐसा ही आपको ग्राफ मिलता रहेगा। अच्छा ठीक है, डे 1 मेरा ठीक था, डे 2 में नीचे आ गया, देन डे 4 में थोड़ा मैंने इंप्रूव किया, डे 5 में मैंने बहुत इंप्रूव किया। ये ट्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। जब आप डाउनलोड करोगे ना ये, तो आपको इसकी एक्सेल फाइल भी मिलेगी और आपको इसमें हाउ टू की वीडियो मिलेगी 5-7 मिनट्स की। उसमें मैंने एक्जैक्टली बता रखा है कहाँ पे क्या टाइप करके आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। सेम से पैटर्न के ऊपर अपना एक रिपीटेशन का पाइपलाइन भी होता है। आप उसमें चीज़ें सोने से पहले आपको क्या करना है, सोते हैं से बाद में आपको क्या रिपीट करना है, ताकि आप भूलो ना। देयर आर मैनी थिंग्स जो आपको एक दिन करनी होती है, दूसरे दिन करनी होती है, सुबह शाम। तो ये भी मैंने एक्जैक्टली हाउ टू वीडियो दिखा रखी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो टाइम लग जाएगा। यहाँ पे एक सैम्पल सा दिखा रखा है कि ऐसा कुछ आपको मिलेगा, फिर हाउ टू वीडियो से आप इसको एडिट करके अपना टॉपिक सेटअप कर सकते हो।
कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं, बहुत जगह यूज़ करने होते हैं, GS2 में तो पूरा का पूरा ही यूज़ करना होता है आपको, तो इनको याद करने के लिए आसान से एक फ्री में एक PDF है साथ में, आप बहुत इजीली इसमें सर्च कर सकते हो एंड यू कैन सिंपली यूज़ दैम। सेम तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन भी 1800 से नाना फडणवीस की डेथ से लेकर के, ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं इवन प्रीलिम्स में, मेंस में याद करने के लिए, फैक्चुअल डेटा मेंशन करने के लिए। प्रीवियस ईयर के मेंस के अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो दोनों तरीके से हैं, ये टाइप वाइज हैं, लाइक पहले हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के, एंशिएंट के अलग से, और सेम ही आपको आगे मिल जाएंगे ये 1999 से हैं, तो ये पूरा का पूरा पेपर वाइज है, तो दोनों टाइप के आपको मिल जाएंगे, फिर वो आपकी चॉइस है आप कैसे यूज़ करना चाहते हो। देन वी हैव कोट्स वगैरह। अब जो कोट्स है ना, उनमें एक चीज़, दो चीज़ देखेंगे, एक तो टाइप वाइज हैं, लाइक एजुकेशन के सारे कोट्स हैं, ठीक है, और फिर है ऑथर वाइज, बेसिकली जो लीडर्स वगैरह थे उनके नाम के, लाइक गांधी जी के सारी कोट्स यहाँ पर हैं, अंबेडकर जी की हैं, अरिस्टोटल वगैरह की हैं। इसमें मैंने डिफरेंट क्या किया है, आई हैव ट्राइड टू पुट इन ब्रिंग इन द स्मॉलेस्ट कोट्स। जैसे कि अगर आप ऑफ्रा विनफ्री की देखोगे तो टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम, ये बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो, इवन GS1 2 3 4 ऐसे में ऑप्शन में कहीं यूज़ कर सकते हो। मैंने कोशिश ये की कि सबसे छोटी वाली जो कोट्स हो सकती है ना मैक्सिमम पॉसिबल, उनको पुटअप करने की, क्योंकि उनको याद करना ईजी होता है। लंबे लंबे कोट्स को ना याद करने में बहुत दिक्कत होती है। देन टॉपर्स का कुछ डेटा है जो आपको बहुत अच्छे से आप इनको ट्रैक कर सकते हो कि यार किस टॉपर के कितने मार्क्स वगैरह कहाँ कहाँ आ रहे थे, तो आपको एग्जैक्टली परफॉर्म कहाँ करना है। तो 2014 से 2021 तक के टॉपर्स का कुछ डेटा है, यू कैन चेक देम कि यार किस टॉपर की परफॉर्मेंस कितनी ऊपर थी, तो किस सब्जेक्ट में मुझे कौन से टॉपर का कौन से नोट्स पढ़ने चाहिए, वो सब आपको मिल जाते हैं, बट आपको थोड़ा डेटा चाहिए होता है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कितने लोगों ने कितना परफॉर्म किया, कितने सिलेक्शन रेट चल रहा है, उसके अलावा कौन सा एजुकेशन बैकग्राउंड के लोग हैं जिनके सिलेक्शन ज़्यादा हो रहे होते हैं, किस तरह के एग्जाम में कितना एंट्रेंस आ रहा होता है, कौन से ऑप्शनल में सक्सेस रेट कितना चल रहा है। तो ये सब डेटा यहाँ पर है, आप इनको यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, अपनी चीज़ों को प्लान करने के लिए। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है। और भी ऐसी 4-5 और फाइल्स हैं, अभी सैम्पल है थोड़ा, तो मैंने कम चीज़ें आपको दिखाई, और भी बहुत कुछ आपको साथ में मिलता है। अब बात करते हैं कंटेंट को डाउनलोड करने की, कुछ डिस्काउंट की, कुछ अपडेट्स की और कुछ वैलिडिटी की। तो जो आप वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड का लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करोगे तो सामने जो पेज है ये खुल जाएगा। अब इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले जो रेड में है ये तो ओवरऑल है, यानी कि जो भी मैंने आपको कंटेंट दिखाया था प्लस में जो एडिशनल फ्री कंटेंट था वो भी आपको साथ मिलेगा। तो ये रेड वाले में ये पूरा का पूरा पैकेज एक साथ है। बट किसी को अगर पूरा पैकेज ना लेना हो, किसी को कुछ सेपरेट चीज़ें लेनी हो, जैसे सिर्फ निमोनिक्स या सिर्फ माइंड मैप या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स टाइप करके, तो वो अलग अलग जो लिंक्स हैं यहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो अपडेट्स हैं वो सिर्फ ऑल इन वन UPSC हैंडी बुकलेट पर ही मिलेंगे, और अपडेट्स की वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, यानी कि अगर आप आज परचेज करते हो तो आज की डेट से अगले 3 मंथ्स तक अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, वैसे जो कंटेंट है वो मोस्टली आपको अपडेटेड ही मिलेगा, बट जस्ट इन केस अगर कोई अपडेट जनरेट होता है, इफ़ द क्रिएटर हैज़, बेसिकली दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रिएटर, तो वो आपको आपके ईमेल पर ही मिल जाएगा। जब आप ये PDF डाउनलोड करोगे ना, तो ये आपको आपके ईमेल पर ही डिलीवर होगा सारा कंटेंट। और आप चाहो तो ये जो कोड है UPSC 50 का, ये यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपको UPSC हैंडी बुकलेट पर अवेलेबल होगा, तो आपका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप चाहो तो दूसरी चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। जब आप परचेज कर लोगे तो आपको अपने ईमेल पर जाना है, वहाँ आपको सर्च करना है इंस्टामोजो सर्च करते ही आपको 2 ईमेल्स मिलेंगे। एक पे आपका PDF का बिल होगा और दूसरे में आपकी ये जो इंडेक्स PDF होगी जिसमें आपका ये कॉन्टेंट होगा। तो अगर जस्ट इन केस आपको वो सर्च करने में इशू हो रहा हो तो अपने ईमेल में आप इजीली सर्च करना इंस्टामोजो या फिर UPSC हैंडी बुकलेट, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप एडमिन को कांटेक्ट करके भी अपने इस इशू के बारे में डिस्कस कर सकते हो। जस्ट इन केस अगर आपको ईमेल ना मिल रहा हो तो कोई भी जो कम्युनिकेशन होगा अपडेट वगैरह का भी, वो भी सब ईमेल के थ्रू ही होगा। जब आप प्रोडक्ट को परचेज करते हो तो विद इन 7 डेज आप उस प्रोडक्ट को अपने डिवाइस में डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो, तो वो आप हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। तो आप कर लीजिएगा, द मोमेंट आप परचेज करो उसको अपने डिवाइस में सेव कर लेना, अपना खुद का एक बैकअप क्रिएट कर लेना। सारी फाइल डाउनलोडेबल है, आप हमेशा के लिए लाइफ टाइम उन फाइल्स को अपने पास रख सकते हो। डाउनलोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्विकली परचेज करो, अदरवाइज ये डिस्काउंट जो कूपन है ये कभी भी खत्म हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है। वी हैव दिस टॉपिक, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में देखा था कि केशवानंद भारती केस के 50 ईयर्स हो चुके हैं, वैसे हम लोग देखेंगे 73rd और 74th अमेंडमेंट जो कि 1992 में आए थे, इनके भी हमारे पास अभी 30 ईयर्स हो चुके हैं। हम लोग देखेंगे 73rd और 74th अमेंडमेंट क्या है, इनका बेसिक कुछ अंडरस्टैंडिंग लेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया में क्या होता है, चैलेंजेस क्या फेस किए जाते हैं इस डिसेंट्रलाइजेशन में, अभी तक क्या स्टेप्स लिए गए थे, किस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या स्टेप्स लिए थे, क्या इसका सिग्निफिकेंस होता है, सिग्निफिकेंस मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड फर्दर वही हमारा एंड में जो हमारा वे फॉरवर्ड होता है
इन चीज़ों को हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मोर देन 2-3 मंथ्स ही, तो आपको आइडिया तो होगा कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या होते हैं। एक होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के बाद आता है हमारा जो थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट होता है। अब थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट वैसे तो एग्जिस्ट करता था, ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन इसको ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ था। संविधान में कहीं इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था। तो होता क्या है, 1992 के अंदर हम लोगों ने 2 अमेंडमेंट किए थे। एक हमारा 73rd था और दूसरा हमारा 74th था। 73rd में हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनलाइज मतलब हमने इसको अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया था। और 74th में हम लोगों ने अर्बन गवर्नमेंट की बात की थी। अब देखो ये दोनों की दोनों चीज़ें हैं तो स्टेट थर्ड लेवल के ऊपर ही, ठीक है। तो थर्ड लेवल पे हमारी 2 चीज़ें आती हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं और हमारी अर्बन गवर्नमेंट भी आती है। तो इन सब चीज़ों को समझेंगे। अब हुआ क्या, हम लोगों ने एक नया पार्ट ऐड किया कॉन्स्टिट्यूशन में। पहले पार्ट जो थे ना उसमें पार्ट 9 ऐड किया और हम लोगों ने पार्ट 9A ऐड किया। PRIs के लिए हम लोगों ने पार्ट 9 ऐड किया था और बाकी हमारा अर्बन गवर्नमेंट के लिए पार्ट 9A ऐड किया था। फिर जाहिर सी बात है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए, पार्ट ऐड किए, तो कुछ हम लोगों को आर्टिकल्स भी ऐड करने पड़ेंगे। तो 243 से 243O तक हमने PRI को दे दिया और उसके बाद आगे 243P से 243ZG तक हम लोगों ने अर्बन गवर्नमेंट को दे दी। कुछ फंक्शंस भी दिए थे, 29 फंक्शनल आइटम्स के भाई आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, वहाँ का पानी वानी रिसोर्सेज का, ऐसी 18 चीज़ हम लोगों ने म्यूनसिपैलिटीज़ को दे दी थी। 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया था उस चीज़ के लिए और ये 12th शेड्यूल उसका। तो ये शेड्यूल्स पर क्वेश्चन आते हैं। सो फार अगर आप लोगों ने देखा होगा 2022 के प्रीलिम्स में 5th शेड्यूल पर क्वेश्चन आया था एंड मोस्टली तो अभी तक जो शेड्यूल पूछा गया है वो 5th शेड्यूल ही है। जैसे 7th शेड्यूल में हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद हमारा जो 8th शेड्यूल है उसमें हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की गई है ना। तो वैसे हमारा 11th जो शेड्यूल होता है उसमें हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होता है। 12th जो हमारा शेड्यूल होता है उसमें हम लोग बात करते हैं अर्बन गवर्नमेंट यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ को लेकर के। तो ये हमारे अमेंडमेंट थे, हम लोगों ने एक बेसिक इंट्रोडक्शन इसका देख लिया है। अभी हुआ क्या था ना, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था हमारा नेशनल पंचायती राज डे, जो 24 अप्रैल को रिसेंटली मध्य प्रदेश के रेवा में मनाया गया था। तो पहला स्टेट था जिन्होंने इंप्लीमेंट किया था थर्ड टीयर पंचायती राज, ठीक है, इन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन ओवरऑल जो हमारी थर्ड टीयर जो पंचायत का जो कॉन्सेप्ट था ये सबसे पहले राजस्थान में किया गया था। इट वॉज वे बिफोर 1992, बट जब अमेंडमेंट हो गया था उसके बाद इट वॉज रेवा जिन्होंने इसको सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया था। रिसेंटली 2 चीज़ें और भी आई थी, ई ग्राम स्वराज और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने इसी ओकेजन पर इनको भी इनॉग्रेट किया था। अभी क्या है जो ऑब्जेक्टिव है ई ग्राम स्वराज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का, होता है कि जो पंचायत वगैरह है ना, इनको अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए ना गवर्नमेंट के ई मार्केट प्लेस से, तो ये लोग ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। गवर्नमेंट का भी अपना एक ई मार्केट प्लेस होता है, वहाँ से उनको गवर्नमेंट को कुछ गुड्स एंड सर्विसेज लेने होते हैं। अब उसी चीज़ को एक्सटेंड करके हम लोगों ने पंचायत को भी अलाउ कर दिया है। उसके लिए हम लोगों ने ई ग्राम स्वराज का एक पोर्टल क्रिएट किया है। चलो आगे देखने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। देखो ये वर्ड को अपने आप में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो मेंस में आपको लिखना भी होता है, ऐसे मेंस एथिक्स में लिखा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ब्यूरोक्रेसी को लेकर के एक क्वेश्चन आया था आपका प्रीलिम्स में, ब्यूरोक्रेसी होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, उसके सिंपल मतलब होता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़। तो हम लोगों ने 1992 में अमेंडमेंट किया था, हम लोग डिसेंट्रलाइज कर रहे थे। देखो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, बेसिकली सारी की सारी पावर सेंटर के पास होती है, दिस इज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एक लेयर और क्रिएट किया गया था, वो था स्टेट गवर्नमेंट का, कि कुछ जिम्मेदारी डिवाइड करके स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाए। लेकिन हमें लगा कि इसको फर्दर डिसेंट्रलाइज करने की ज़रूरत है, स्टेट के अंदर भी और एक लेवल क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो हम लोगों ने पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट 74th अमेंडमेंट लेके आए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो कॉन्सेप्ट है हमारा डेमोक्रेसी का उसको और फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, पावर को सेंटर के पास ना रख के उसको और डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, डिवीजन हो रहा है उसमें। तो ये चीज़ हम लोगों ने इस अमेंडमेंट के थ्रू की थी। इस अमेंडमेंट के कुछ अचीवमेंट्स भी हैं। सो फार हम लोग देखते हैं तो विमेंस का जो लोकल पार्टिसिपेशन है वो 49% तक जा चुका है ना। 4 लाख ऐसे मेंबर्स हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को बिलोंग करते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट, यानी कि हम लोगों ने विमेन और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी इनका हम लोगों ने पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका रिप्रेजेंटेशन और फर्दर इंक्रीज हुआ है, इन पर जो पैसा खर्च किया जाता था वो इंक्रीज कर दिया गया है ना। ये शेड्यूल कास्ट की तरफ से सरपंच प्रधान वगैरह जो होते हैं ये पब्लिक गुड्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्टेट्स के बीच में आपस में बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है। एक कॉन्सेप्ट होता है 3F का, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज।
ये चीज़ हम लोग मेंस आंसर राइटिंग में बहुत यूज़ करते हैं। आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑलरेडी इस चीज़ को जानते होंगे 3F के बारे में। तो 3F बेसिकली एक कीवर्ड की तरह है, और अगर आपको ऐसे और भी बहुत सारे कीवर्ड्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐसे 400 के आसपास कीवर्ड्स का मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की हुई है, वो आपको मिल जाएगी। तो ये एक चीज़ होती है जिसमें हेल्दी कॉम्पिटिशन क्रिएट किया जाता है। जैसे केरला जो था उसने अपने 29 जो फंक्शंस थे ना पंचायत के, वो डिवॉल्व कर दिए थे बहुत इजीली। पंचायत, ये बिहार में कॉन्सेप्ट आया था पंचायत सरकार का। जैसे ओडिशा वगैरह था, इन्होंने विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो 50% तक इंक्रीज़ कर दिया था। तो दीज आर द स्टेप, ये एग्जाम्पल्स हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो। पिछले टॉपिक में आपको मैंने मना किया था कि कुछ भी नोट डाउन मत कीजिए इस PDF में से, यहाँ से, बट इस टॉपिक के अंदर ही एग्जाम्पल्स होंगे। एंड येस डेफिनेटली देयर इज़ अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। इस अमेंडमेंट के ऊपर 3rd ईयर ऑफ गवर्नमेंट, हाँ मेंस में क्वेश्चन आते हैं हर एक ऑल्टरनेट ईयर्स में, या फिर आपको बैक टू बैक भी दिख जाएंगे। अगर हम लोग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो फ़ायदा क्या होता है? देखो जो लोकल लेवल के ऊपर लोग होते हैं ना, उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है, उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है, उनको अपना एक हक मिल जाता है, उनकी आवाज़ जो होती है उसको सुनना जाता है। दे गेट दिस थिंग। हमारी जो डेमोक्रेसी होती है, हमारा जो लोकतंत्र होता है, उसको और फर्दर पावर मिलती है, इंक्रीज होती है। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हम लोगों ने देखा ऊपर 4 लाख के आसपास SC ST का था ना, 49% वीमेन का, इनका रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, गवर्नेंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है ना। एक बहुत ही सुंदर कीवर्ड होता है जो आप लोग यूज़ करते हैं अक्सर, वो होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है, ये सारी की सारी सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन हम कुछ भी करेंगे, चैलेंजेस तो ज़रूर आएंगे। तो व्हाट आर द चैलेंजेस? लिमिटेड पावर और लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई आपने एक पर्टिकुलर एक सेक्शन ही क्रिएट कर दिया ना, आपने उसको कुछ जिम्मेदारियां तो दे दी है, एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिसिंग वगैरह के की एरियाज़ के ऊपर आपने इनको पावर दे दी है, बट डू दे हैव एफिशिएंट कंट्रोल ओवर देम? नो। उनको ग्रांट्स के लिए, यानी कि पैसे के लिए, ये जो PRIs होते हैं इनको फर्दर किस पे डिपेंड करना पड़ता है? स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करना पड़ता है। जब तक स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं देगी, ये लोग एग्जीक्यूट तो कर ही नहीं पाएंगे। ये एक प्रॉब्लम होती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती हैं। हम लोगों ने अक्सर देखा था कि जो अर्बन एरिया होता है ना, उसमें रूरल एरिया से ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो दिस इज़ द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, क्योंकि अर्बन एरियाज़ के अंदर जॉब्स एंड सर्विसेज सेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वहाँ पर सैलरीज पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होता है इसमें, जब एक्सट्रीम लेवल पे जाता है तो हम लोग उसको रेड टेपिज्म बोलते हैं, कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है, टू मनी रूल्स एंड रेगुलेशन। तो किसी प्लान को, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, अप्रूवल नहीं मिल पाता। पॉलिटिकल विल की कमी होती है, MPs होते हैं, MLAs होते हैं, कभी कभी अगर वो राजनीतिक उनकी इच्छा नहीं होती उतनी, तो डेफिनेटली इट क्रिएट्स सम ऑफ द रेजिस्टेंस, है ना। और क्योंकि एक व्यक्ति को पावर में डर होता है ना, दे हैव द फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल ऑल्सो, तो उसमें डिले चलता है, फाइनेंस कमीशन वगैरह के अपॉइंटमेंट में डिले चलता है, उनके रिकमेंडेशन जो आती है उनको इंप्लीमेंट करने में डिले हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, क्रिएशन ऑफ द पैरेलल बॉडीज़। बहुत सारे स्टेट्स ने ना पैरेलल बॉडीज़ बनाई थी इस तरह के लिए। जैसे कि रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट ने ना एक रूरल डेवलपमेंट एजेंसी बना दी थी, उसके अंदर चेयरमैनशिप जो थी वो चीफ मिनिस्टर को दे दी गई थी लोकल बॉडीज़ की। अब ये एक नई चीज़ है, आप लोगों ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में PRIs क्रिएट कर दिए हैं, है ना, म्यूनसिपल कम्युनिटीज़ वगैरह बना दी। इसके अलावा आप एक नई चीज़ लेके आ रहे हो, फिर रूरल डेवलपमेंट एजेंसी एक और। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर क्रिएटिंग पैरेलल बॉडीज़। तो यानी कि एक चीज़ एफिशिएंटली काम नहीं कर रही थी, आपने उसको बेहतर करने की बजाय आपने कुछ दूसरा स्टार्ट कर दिया। उसके नए फंक्शन, नए काम, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नई लॉजिस्टिक्स, नई फंक्शनरीज, नए अपॉइंटमेंट, नया रिक्रूटमेंट, नई सैलरीज, ठीक है, उसको नए तरीके से मॉनिटर करना। तो क्या हो रहा है, काम और फर्दर इंक्रीज हो गया है। सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं, है ना, डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वहाँ पर बहुत बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है, ठीक है। विमेन आर नॉट इक्वली रिप्रेजेंटेटिव, एंड उस रिप्रेजेंट ना करने के बावजूद उनकी बातें भी कम सुनी जाती थी, ये भी कुछ शिकायतें देखने को मिली थी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जवाबदेही। भाई आपने फंक्शन किसी को दे दिया, आपने उनको फंड्स दे दिए, उनको चेक कौन कर रहा है, उन पर नज़र कौन रख रहा है? तो इस चीज़ की हमारे पास बहुत कमी रहती है ना। किसी रिसोर्स का मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या? किसी भी पर्टिकुलर एजेंसी का, किसी भी पर्टिकुलर बॉडी का कोई क्षमता कितनी है उसकी, है ना, काबिलियत कितनी है, क्या वो इतने काबिल हैं, उनके पास टेक्निकल कैपेसिटी है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी है अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली सेटअप करने की। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टेप्स लिए गए थे, ऑलरेडी स्टेप्स लिए। अब ये सारे स्टेप्स हुए जो आपको याद रखने होते हैं, है ना। जब आप मीन्स में आंसर राइटिंग करते हो तो दीज आर द एग्जाम्पल दैट यू पुट अप। जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ना। राष्ट्रीय मतलब नेशनल, ग्राम मतलब विलेज, स्वराज मतलब क्या हो गया, सेल्फ इंडिपेंडेंट, अभियान मतलब कैंपेन होता है ना। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको और मजबूत करने के लिए ई ग्राम स्वराज हम लोगों ने जस्ट अभी भी देखा, एक पोर्टल था। देन वी हैव पीपल्स प्लान कैंपेन, सबकी योजना सबका विकास, है ना। वी हैव दिस बैकग्राउंड रीजन ग्रांट फंड है, पैसे की बात की गई थी यहाँ पर, उनको जो भी गैप था उसको फुलफिल करने के लिए। फिर हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, नेशनल पंचायती अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। स्वामित्व स्कीम थी, जो ज़मीन वगैरह होती है उसमें रिकॉर्ड ऑफ राइट मतलब आपकी ज़मीन का मैपिंग की जाएगी और उसमें आपको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि यू हैव राइट ओवर दिस पर्टिकुलर लैंड।
दीज आर द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को हम लोग और मजबूत करें, उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएं, उनको कैपेसिटी को हम लोग बढ़ाएंगे। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा था कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी फाइनेंस की, है ना, फाइनेंशियल इशू था। और क्या इशू था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती है ना, उनका कुछ की एरियाज़ के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट के ग्रांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उसमें डिले हो जाता है, उसको मजबूत कर सकते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने जस्ट अभी देखा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कंटिन्यू दिस, वी हैव सीन मल्टीपल स्टेप्स ना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ई ग्राम स्वराज, पीपल्स प्लान कैंपेन और ये सब चीज़ें, नेशनल पंचायत अवार्ड, स्वामित्व स्कीम, इनको हम और फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। वी कैन एम्पावर पीआरआईज थ्रू लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब है कि कानून बना करके, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम लोगों को हर बार एग्जीक्यूटिव एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, नोटिफिकेशन से काम करना पड़ेगा। वी कैन मेक सर्टेन मोर लेजिस्लेशन। अब ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। पार्टिसिपेटरी प्लानिंग के लिए कोई कानून बना दो, पब्लिक डिस्क्लोजर के लिए बना दो, बजट एंड प्लान के लिए बना दो, ठीक है, सिटीजन्स को ज़्यादा इन्वॉल्व करने के लिए कानून ही बना दो, सिंपल। लेवरेजिंग द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी कैन गेट मोर ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, जैसे ऑनलाइन पोर्टल्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, किस तरीके से जो सिटीजन्स हो सकते हैं वो इंस्टीट्यूशंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन एनहेंस द रोल ऑफ वीमेन, महिलाओं का इसमें जो योगदान है उसको और बेहतर किया जा सकता है ना। हाउ कैन वी एम्पावर देम थ्रू द पंचायती राज कॉन्सेप्ट। एक जो प्रथा चलती है सरपंच पति की, उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो प्रधान पति की होता क्या, जैसे सरपंच पति में क्या होता है कि जब इलेक्शन होते हैं पंचायत में सरपंच के, तो जो मेल मेंबर होता है ना, वो क्या करेगा कि अपनी वाइफ को बोलेगा कि तुम इसमें इलेक्टोरेट कैंडिडेट बन जाओ, ठीक है, तुम्हारे नाम पर वोट आएंगे, तुम बन जाना सरपंच और तुम्हारे नाम पे सारे के सारे एग्जीक्यूशन मैं कर दूंगा। ये मतलब दिस हैपन्स इन माई विलेज ऑल्सो, वहाँ पर भी यही है सरपंच पति। अगर आप लोगों ने अमेजॉन प्राइम के ऊपर जो जीतू भैया था उनकी वो सीरीज़ आई थी ना पंचायत, वो देखी होगी, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट था, सरपंच पति वाला ही था। नीना गुप्ता शी वॉज द सरपंच एंड उनके जो हस्बैंड होते हैं वो सारा का सारा फंक्शन कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रथा है ये एक्चुअली पहले भी देखा गया था कि पंजाब में बहुत ज़्यादा चली थी, तो उसको रोकने के लिए भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे। दिस इज समथिंग विच नीड टू बी कर्ब, इस चीज़ को रोकना ज़रूरी है। तो दिस वाज अबाउट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पर मैं आपको प्रीलिम्स और मेंस का बता देता हूँ। देखो ये जो पूरा बॉक्स है ना, इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की चीज़ें, क्योंकि तो आपको याद होना चाहिए, लाइक यू नीड टू रिमेंबर दीज, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा शेड्यूल है, कितने फंक्शंस है, ठीक है। सेकेंड, ये जो पोर्टल्स वगैरह बनाए जाते हैं, सो ये स्कीम्स वगैरह होती हैं, ये सब मेंस की हैं, क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो ना, डेफिनेशन मेंस में लिख सकते हो, सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स अगेन मेंस में लिख सकते हो। प्रीलिम्स में कभी भी ये नहीं पूछेगा कि भाई 4 लाख मेंबर जो हैं वो इतने कास्ट को बिलोंग करते नहीं, ये सब मेंस का है। ये एग्जाम्पल था केरला का, बिहार का ना। चैलेंजेस अगेन मेंस में लिखना है आपको, सिग्निफिकेंस मेंस के लिए पढ़ना है, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वामित्व स्कीम वो पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में स्कीम क्या होती है ना, बट नेशनल पंचायत अवार्ड, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये सब फंड वगैरह, ये सारे के सारे आपको मेंस में वैल्यू एडिशन के तौर पर लिखने होते हैं। एंड देन द वे फॉरवर्ड। टॉपिक है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के। अब ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर के कुछ बात की थी। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात की गई है, इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की ज़रूरत क्या है, नीड क्या है। और जब नीड है तो उसमें कुछ ना कुछ हम लोगों को चैलेंजेस भी फेस करने होंगे, चैलेंजेस होंगे तो वहाँ से हम लोग वे फॉरवर्ड भी इसके बारे में पढ़ेंगे। एंड डेफिनेटली बात है कि अभी तक क्या स्टेप्स लिए गए थे, ऑल द स्टेप्स टेकन फॉर टू इंक्रीज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, हम लोग इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आसान भाषा में अगर देखना होता है तो जैसे कि यूनियन है, यूनियन के बाद हमारे पास स्टेट्स आते हैं, राइट। तो एंड डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो सी यू नीड टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन, क्योंकि ये एक टॉपिक मेंस में आता रहता है, ठीक है। तो यू नीड टू गो वर्ड टू वर्ड। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज द हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स एंड शोज नीदर इज अबव द अदर। कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पर यूनियन जो होता है वो स्टेट से ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जहाँ पर हमारे यूनियन को हमारे स्टेट के बिल्कुल इक्विवेलेंट होकर के हॉरिजॉन्टल मैनर में कुछ चीज़ों को ऑपरेट करना पड़ता है। जैसे कोई डिजास्टर ही अगर हो गया, ठीक है, तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ एग्जाम्पल दिखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और हमारी कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर रूल्स बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर सिर्फ स्टेट में गवर्नमेंट बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पर दोनों यूनियन भी और स्टेट भी कोई ना कोई एक्ट या फिर लॉ पे काम कर सकती है, बट दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन ही उसमें पावरफुल हो जाता है।
कुछ हमारे पास रेजिडरी सब्जेक्ट्स भी होते हैं। रेजिडरी का मतलब हो गया कि ऐसे वो सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट का पार्ट नहीं है, उसकी पावर जाती है हमारे यूनियन के पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, तो वो जब ये तीनों लिस्ट बनाई गई थी उसमें किसी में मेंशन नहीं था, तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई लॉ बनाना पड़ेगा तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर काम करेगी। ऑल इंडिया सर्विसेज अंडर द आर्टिकल 312, अब ये टॉपिक भी राज्यसभा के क्वेश्चन के थ्रू कि राज्यसभा के पास क्या क्या एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, दिस वाज आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जाम रिसेंटली। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम होता है, सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट होते हैं, उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, ये हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब कि ये काउंसिल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 263 में, ये भी पहले प्रीलिम्स में कई बार पूछा गया है, ये मेंस में आ चुका है। फुल फेथ एंड क्रेडिट का क्लॉज है आर्टिकल 261 में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, याद रखना। जोनल काउंसिल, अब जोनल काउंसिल इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन हमारा जो स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट आता है ना 1956 में, हम लोगों ने वहाँ पर ना इंडिया के, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारे इंडिया का मैप है, मतलब ये बड़ा अजीब सा मैप है, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसा कुछ अगर बनता है तो इंडिया में हम लोगों ने जोन्स क्रिएट कर दिए थे, ठीक है, साउथ जोन हो गया, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ ईस्ट जोन, हमने ऐसे जोन्स डिवाइड कर दिए ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेशन और ईजी हो जाए। आर्टिकल 280 के अंदर हम लोग अपना फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। फाइनेंस कमीशन में क्या करते हैं, डिवोल्यूशन करते हैं, स्टेट जो भी पैसा वगैरह होता है उसको डिवाइड करना होता है, उसका रिकमेंडेशन देता है फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट को देता है, फिर प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में रखते हैं। जीएसटी काउंसिल भी बनाया था। जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्योंकि आर्टिकल 279A के अंडर आता है। सो दिस बॉक्स इट हैज़ वेरी वेरी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू योर प्रीलिम्स प्लस मेंस बोथ। डेफिनेशन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की सिर्फ आपके मेंस के रिस्पेक्ट में यूजफुल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकॉर्पोरेट किया था इंस्ट्रूमेंट्स टू इंश्योर द कोऑपरेशन की सेंटर और स्टेट आपस में कोऑपरेट करेंगे। नीति आयोग, अब नीति आयोग क्या है, नीति आयोग एक थिंक टैंक है। ओके, नीति आयोग से पहले हमारे पास हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, और प्लानिंग कमीशन की शुरुआत तो इसलिए कही थी कि देश में जो भी काम होगा उसके लिए प्लानिंग की जाएगी, बट इसको 2015 में हम लोगों ने डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो प्लानिंग कमीशन को हम लोगों ने जब डिसकंटिन्यू किया उसको रिप्लेस करके हम लोगों ने बनाया नीति, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग करके। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, इसका बहुत मेजर फंक्शन है। तो व्हेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन इन मेंस ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, उसमें नीति आयोग को मेंशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसमें कोलैबोरेटिव पॉलिसी मेकिंग की भाई जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, जो नीतियाँ बनाई जा रही है देश में, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों का योगदान होना चाहिए। सेंटर स्टेट का डायलॉग होना चाहिए, आपस में बातचीत वगैरह की जाए। स्टेट्स को हम लोग कैसे मुआवजा दे सकते हैं, इंसेंटिवाइज कैसे कर सकते हैं ना, उन चीज़ों को मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करना। तो एक आइडिया आपको लग गया होगा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। अब ज़रूरत क्यों पड़ती है, रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं। जैसे कि अगेन इफ़ वी हैव दिस मैप ऑफ इंडिया, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होता है, यहाँ पर उतनी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही, तो जितनी मुंबई में हो रही है, दिल्ली रीजन में हो रही होती है। तो ये डिस्पैरिटीज़ है ना, ये इनइक्वालिटीज़ हैं। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसा सेंट्रल लेवल पे कुछ बनाना पड़ेगा, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, जहाँ जो लोग कम डेवलप्ड हैं उनको ज़्यादा एफर्ट करें। फिर जब भी पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं, पॉलिसीज़ में सबसे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है उसके इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम, और उसमें एक रेड टेपिज्म आ रहता है, जो कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल भी हम लोग उसको बोलते हैं। इन दोनों को एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। रिसोर्सेज है, अब जब पैसा होता है, जैसे टैक्स का जो पैसा होता है, वो सारा का सारा इकट्ठा होकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डिवाइड करती है सेंटर के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास, है ना, डिवोल्यूशन होता है। ये किसकी रिकमेंडेशन पे होता है, फाइनेंस कमीशन के। तो वो रिसोर्सेज हम उनको शेयर कर रहे होते हैं, उसके लिए हमको ज़रूरी है इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है अगेन डेमोक्रेसी, सारा का सारा गेम तो डेमोक्रेसी का ही होता है ना, उसको और मजबूती मिल जाती है। एंड कुछ नए मुद्दे हो सकते हैं, है ना, फ्यूचर में कुछ इमर्जिंग इश्यूज हो सकते हैं, उनको कोलैबोरेट करने में मदद मिलती है। एक टर्म है यहाँ पर, दैट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के अंदर भी ना हम लोग वर्टिकल रिलेशनशिप की बात करते हैं। अब ना डेफिनेटली ये एक स्टेटमेंट बन के आ सकती है आपके प्रीलिम्स के अंदर कि कोऑपरेटिव जो था ना, COPERATIV, कोऑपरेटिव बात करता था हमारी हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप की, ऑलराइट। एंड जब कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं वो बात करता है वर्टिकल रिलेशनशिप की, आपस में कैसे ये लोग compete करते हैं। नीति आयोग एनकरेज करता है कि सभी स्टेट्स के बीच में कंपटीशन हो, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। एक स्टेट दूसरे स्टेट की स्कूल एजुकेशन को देखे उससे सीखे, एक स्टेट दूसरे स्टेट की हेल्थ इंडेक्स को देख करके उससे सीखे, आपस में देखिए कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे कौन काम कर रहा है ना। नीति आयोग इसके लिए डेल्टा रैंकिंग्स भी निकालता है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पर। इंडिया में हम लोग किस तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में डिसेंट्रलाइजेशन की बात की थी ना। हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ओवर सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल अपने आप को एक्सप्रेस करती है। कोविड के टाइम का एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो था ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि अपने ऊपर पूरा कंप्लीट कंट्रोल ले लिया था, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के पास जानी चाहिए थी। दिस इज़ द प्रॉब्लम, यहाँ पर ओवर सेंट्रलाइजेशन हो गया। देखो ये टॉपिक्स जो है ना थोड़े कनेक्टेड हैं, ओवर सेंट्रलाइजेशन, जुडिशियल
एक्टिविज्म हो गया, इन सब के कीवर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग करके रखो, इनको आपस में इंटरलिंक करके रखो, समझना आसान हो जाएगा। फिर अगर हम लोग और चीज़ देखते हैं तो हमारे पास कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, बिल्कुल आएंगे पॉलिटिकल डिफरेंसेस। सेंट्रल गवर्नमेंट को कभी कभी ऐसा एक्यूज़ किया जाता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, अभी देखो राइट नाउ जो प्रेजेंट में क्या है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के में बीजेपी की पावर है, ठीक है, जिसको हम लोग एनडीए भी बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। अब देश में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर बीजेपी की ही कुछ ऐसा स्टेट होगा, एक स्टेट है, एक दूसरा स्टेट है, एक तीसरा स्टेट है, एक चौथा स्टेट है। तो इनमें से हो सकता है कि जो दो हैं यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, और ये जो दो हैं यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना होकर के मान लो इंडियन नेशनल कांग्रेस की गवर्नमेंट है। तो ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में थी ना, ये कोशिश तो मतलब ये बहुत नेचुरल सी चीज़ नहीं है कि वो लोग अपने वाले स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा फेवर करेंगे, ग्रांट्स वगैरह देने में भी, है ना, फैसिलिटीज़ देने में भी। और इन स्टेट्स में जहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट, उसको सारे उनके प्रोजेक्ट्स एंड प्लान सब में अप्रूवल में टाइम लगाएंगे। अब ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये पूरे विश्व में होता है, ये सांसारिक नियम है, यूनिवर्सल लॉ होता है। आप अपनी चीज़ को ज़्यादा फेवर करते हो तो ये पॉलिटिकल डिफरेंस भी आता है। कभी कभी इंटर स्टेट के डिस्प्यूट्स भी हो जाते हैं, है ना, जैसे कि कुछ एक स्टेट हो गया, उसमें ये वाटर के इश्यूज़ बहुत देखने को मिलते हैं, है ना। एक स्टेट तमिलनाडु में, केरला में वाटर इशू देखने को मिलेगा, हरियाणा पंजाब का वाटर इशू देखने को मिलता है। हाँ, अब देखो मध्य प्रदेश और यूपी के अंदर वो जो केन बेतो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में और यूपी के अंदर एक ही पार्टी की गवर्नमेंट है, तो थोड़ा सा वो ईजी हो गया है। बट जब पैरेलल गवर्नमेंट्स, जैसे कर्नाटका की अगर आप बात करते हो, कर्नाटका में और महाराष्ट्र के अंदर जो एक पर्टिकुलर बॉर्डर एरियाज़ को लेकर के डिस्प्यूट है, ये चलता रहता है। दीज आर ऑल द इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। डाइवर्सिटी हो जाती है पॉलिसी मेकिंग के अंदर, डिफरेंट रीजन के लिए अलग पॉलिसी बनानी पड़ती है, एंड स्टेट मैटर्स में इंटरवीन करना। तो अगर आप देखोगे फार्म लॉज की अगर हम लोग बात करते हैं, जो नए फार्म लॉज आए थे वो क्या था, उन्होंने ये कहा था कि एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। वाई द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट एक्टिंग ऑन दिस, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया था उसके ऊपर, न्यू फार्म लॉज का, फिर गवर्नमेंट ने उनको विड्रॉ भी कर लिया था। अब ये प्रॉब्लम होती है। दीज आर द चैलेंजेस। ओवर सेंट्रलाइजेशन कर लिया हम लोगों ने, पॉलिटिकल डिफरेंस देख लिए, इंटर स्टेट डिस्प्यूट देखी, डाइवर्सिटी देखी, इंटरफेरेंस देखा स्टेट मैटर्स के अंदर फार्म लॉज में। बट व्हाट वी हैव सीन इज इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फोस्टर मतलब होता है मजबूत करने के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। अगर आप देखोगे हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बैठाया जाता है अंडर द आर्टिकल 280। वो क्या करता है, स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना कितना पैसा डिवाइड करना है। तो जो 14th फाइनेंस कमीशन था ना, उसने पहले क्या होता था, मान लो 100 रुपये अगर इकट्ठे किए थे, टोटल टैक्स वगैरह से इकट्ठा हुआ था, उसमें से क्या था कि 32 रुपीज़ चले जाएंगे स्टेट को, हर एक स्टेट में डिवाइड कर देंगे, और जो बचा हुआ जो हमारा अमाउंट होता था, कितना बन गया 32 का 68 बच गया, 68 रुपीज़ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो फिर फर्दर इनमें डिवीजन करती थी। तो इस फाइनेंस कमीशन ने थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, 32 को करके कर दिया 42, और यानी कि 58% जाएगा अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया गया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भाई अपना खर्चा कैसे करना है, अपनी प्रायोरिटी से अपने आप डिसाइड कर लो। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को रिस्ट्रक्चर करना। अब स्पॉन्सर्ड स्कीम कौन सी होती है, ये वो स्कीम होती है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम निकालेगी, वो बोलेगी 50% पैसा हम दे देंगे, 50% पैसा आप दे दो। ठीक है, वो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। फाइनेंशियल सेक्टर में बेल आउट प्रोग्राम था, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो होती है ना, बिजली वाली जो होती हैं, उनके लिए कि भाई अगर आपका पैसा, क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है ना, ये एक लॉस मेकिंग सेक्टर है, इनमें बेनिफिट नहीं होता, इनमें लॉस ज़्यादा चल रहा होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, जो बिजली वाली कंपनियाँ होती हैं, उनके लिए फाइनेंशियल सेक्टर बेल आउट प्रोग्राम था। बेल आउट प्रोग्राम का मतलब क्या था कि इनको पैसा दे दिया जाता है स्कीम्स के तहत, ताकि इनका जो लॉस चल रहा था उसको रिकवर कर लिया जाए। स्टेट की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग निकाली गई थी। देखो अब यहाँ से एक और चीज़ याद दिला देता हूँ, पहले वर्ल्ड बैंक बनाता था ना, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट बनाता था, वो बंद कर दिया वर्ल्ड बैंक ने बनाना। जीएसटी हम लोग लेके आए थे, ठीक है, जीएसटी को भी हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में काउंट करते हैं। वी हैव वेरियस स्टेप्स बाय नीति आयोग, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग वगैरह की थी, सब ग्रुप्स बनाए थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना, पॉलिसी सपोर्ट। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट थे तो मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं। लाइक दीज आर थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। और हम क्या कर सकते हैं भाई, लोकल बॉडीज़ को एम्पावर तो करना है। एम्पावर करने का मतलब क्या, हम सशक्तिकरण करेंगे। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा ना, पंचायती राज के लिए हम लोगों ने अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए स्टेप्स लिए थे। 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट, वो एक स्टेप लिया गया था, बट उसको हमें रोकना नहीं है वहाँ पे। वी हैव टू ब्रिंग इट मोर, हमें उसमें और ताकत देनी है, उसकी और कैपेसिटी बढ़ानी है। फाइनेंशियल डेवल्यूशन के ऊपर हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमको और चीज़ों को रिफाइन करना की ज़रूरत है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, भाई एक स्टेट ने कुछ बहुत अच्छा किया, वो दूसरे स्टेट के साथ शेयर करे, वो तीसरे स्टेट के साथ शेयर करे। जैसे इंदौर है, ठीक है, इंदौर का जो स्वच्छ भारत वाला कॉन्सेप्ट था वो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, केरला का कुछ मॉडल है, एक कोलकाता मॉडल चलता है, अलग अलग डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट चीज़ें चलती हैं, उनको हम शेयर कर सकते हैं। सेंटर और स्टेट के जो भी डिस्प्यूट उनको जल्दी जल्दी खत्म किया जाए ताकि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बने। पैरा डिप्लोमेसी को प्रमोट करना। पैरा डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट अभी G20 का चल रहा है,
इंडिया के पास G20 की मीटिंग है, G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास, तो इंडिया डिफरेंट स्टेट्स में उनकी मीटिंग करा रही है, ठीक है। ये एक डिप्लोमेसी होती है, इसमें स्टेट्स की आपस में कनेक्टिविटी भी मजबूत होती है, ठीक है। एक स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट में भी काम कर रहा होता है और इंटरनेशनल फोरम पे भी हमारी इमेज जो होती है वो और इम्प्रूव हो रही होती है, ठीक है। तो पैरा डिप्लोमेसी बेसिकली एक इमर्जिंग एग्जाम्पल होता है, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और मजबूत कर सकता है, जो स्टेट्स होते हैं उनको इक्वल पार्टनर्स बना सकता है कंट्री के डेवलपमेंट में, एंड फिर इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, ताकि अकाउंटेबिलिटी बेहतर हो। तो ये टॉपिक बहुत हद तक पूरा का पूरा मीन्स के लिए ही है, इसमें प्रीलिम्स जैसा कुछ खास मिलेगा नहीं। लेकिन देखो जैसे 7 शेड्यूल है, ऑल इंडिया सर्विसेज है, जुडिशियल सिस्टम, इंटर स्टेट काउंसिल हो गया, जोनल काउंसिल, ये तो प्रीलिम्स के टॉपिक हैं, ये सब आपके लक्ष्मीकांत की बुक में गिवन है, ठीक है। बट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं गिवन होता, तो वो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे उसकी नीड्स को लेकर, चैलेंजेस को लेकर के, स्टेप्स क्या क्या होना। ये स्टेप्स में ये वाला पार्ट हटा सकते हो, बट ये तो नोट डाउन करोगे ही, ये तो लिखना ही पड़ेगा। वे फॉरवर्ड लिखना पड़ेगा आपको। वे फॉरवर्ड बहुत ईजी होता है, वे फॉरवर्ड के नोट्स अक्सर लोग नहीं बनाते हैं, बट चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इनके एग्जाम्पल नोट डाउन कर लेना, है ना। फार्म लॉज वाला था, इंटरफेरेंस इन स्टेट मैटर्स, ये तो नोट डाउन करने की चीज़ें हैं। मेंस का टॉपिक ज़्यादा है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आपका। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 1.4 इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स। हम लोग अक्सर IR में देखते हैं एक कंट्री का कौन सी दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, और हम लोग इंडिया में स्पेसिफिक भी देखते हैं। ये टॉपिक वैसे पहले आ चुका है, बट ये आई थिंक 2021 में हम लोगों ने विजन की मैगजीन में कवर किया था। अभी ये टॉपिक दोबारा से न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि असम और अरुणाचल प्रदेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम लोग MOU बोलते हैं, MOU मतलब बेसिकली एग्रीमेंट ही होता है, वो साइन किया था कि इनकी दशकों पुरानी जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट था ना, उसको ख़त्म करने के लिए। अब आप देखोगे मैप में तो दिस इज़ असम, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये असम रीजन है, और अगर हम ऊपर देखते हैं दिस इज़ द अरुणाचल प्रदेश रीजन। एंड यहाँ पर बहुत सारी मेजर रिवर्स हैं, आप लोग को पता होगा, ब्रह्मपुत्रा, लोहित वगैरह करके, और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, प्रीलिम्स में भी आए हैं, मेंस में भी आए हैं। यहाँ पर मानस, ओरांग और वो नामेरी, कमांग वगैरह, ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं। बायोस्फीयर रिजर्व वगैरह हो गए, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का रीजन बनता है इधर का। देन इधर आसपास मेकोंग रिवर एग्जाम में आ चुकी है, इरावदी रिवर का है, ब्रह्मपुत्रा का आ चुका है। यहाँ पर ये गारो, खासी, जंतिया हिल्स हैं। दीज आर द थिंग्स जो एग्जाम में अक्सर पूछी ही गई हैं। ये इंडिया में कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स का एक मैप है, ये मैप आपको पता होना चाहिए। कुछ एक्टिव बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, कुछ डॉर्मेंट मतलब जो अभी चल नहीं रहे बट थे। एक बार हम लोग मैप से देख लेते हैं, जैसे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का एक है परवाणु रीजन है पंचकुला के पास। देखो अगर आप अपने स्टेट का तो ज़रूर याद रखिएगा, आप हिमाचल के हैं, आप लद्दाख के हैं, आप हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जहाँ के भी आप रहने वाले हैं, अपने स्टेट का आप ज़रूर याद रखिएगा। बाकी दूसरे स्टेट्स का आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए। जैसे हरियाणा पंजाब में चंडीगढ़ के ऊपर है, चंडीगढ़ दोनों की कॉमन कैपिटल है। हिमाचल और लद्दाख के अंदर सरचू रिवर है, सरचू रीजन है, ये लेह मनाली का हाईवे है। गुजरात राजस्थान में मानगढ़ हिल्स हैं, अभी हिल का पता होना चाहिए, हिल्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओडिशा, वेस्ट बंगाल, ओडिशा में आजकल जो अभी रिसेंटली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था बालासोर में, वो काफ़ी पेनफुल था, तो पता वैसे भी होना चाहिए कि भाई ओडिशा का जो पूरा स्टेट, ओडिशा से भितरकनिका वगैरह बहुत न्यूज़ में रहता था। वेस्ट बंगाल में है ना, ये कनिका सैंड आइलैंड था। देन वी हैव दिस केरला का, कर्नाटका का है, ये कासरगोड एरिया है। और महाराष्ट्र कर्नाटका का बेलगांव डिस्ट्रिक्ट वाला था, ये हम लोगों ने टॉपिक पूरा न्यूज़ में कवर भी किया था विजन में। इनका आइडिया ज़रूर रखें आप। तो असम और अरुणाचल का था। देखो यार, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस तरह के टॉपिक में जब ये चलता है ना, इसमें मोर इन द न्यूज़, ये कभी मत पढ़ना, ये बस कहानी है, तुम पढ़ लोगे तुम्हें याद नहीं होगी, ठीक है। और अगर तुम्हें याद हो जाएगी तो तुम एग्जाम में लिख नहीं पाओगे, क्योंकि तुम कितने स्टेट की कौन सी कहानी याद रखने वाले हो, ठीक है। इस रीजन को हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ये टॉपिक कहाँ पर आएगा आपके, ये GS 1 में आ सकता है बहुत हद तक आपका। मतलब मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि इसमें अपना समय मत बर्बाद करना, ठीक है। एक नाम साई डिक्लेरेशन बेशक याद कर लो, इसलिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया था। उस तक प्रीलिम्स में आ जाए कि नाम साई डिक्लेरेशन कौन से स्टेट के बीच में था, तो ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में था, इतना याद रखना है। बाकी क्या कहानी थी, कितने नंबर ऑफ विलेज, कितने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट का, देयर इज नो वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस, ठीक है। हमें एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के बारे में। तो हम लोग देखेंगे इनके कॉजेज, हम लोग देखेंगे, हम लोग इफेक्ट देखेंगे, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है ना। हम लोगों ने किस किस मेथड से इस तरह के जो इश्यूज थे उनको रिजॉल्व करने की कोशिश की थी। एक तो कॉलोनियल लीगेसी है, ब्रिटिशर्स ने इजी गवर्नेंस को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन होना चाहिए, उन्होंने इन चीज़ों को प्राथमिकता दी थी। उन्होंने कल्चरल और लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन, देखो इस पॉइंट को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। आप लोगों ने 1905 का जो बंगाल पार्टीशन है, आप लोग अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हो,
वहाँ पर ब्रिटिशर्स का रीज़न पढ़ते हो, ब्रिटिशर्स ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन करना आसान हो जाएगा। ठीक है, आप एक रीजन को जहाँ पर कोई कल्चरल कनेक्ट है, वहाँ पर लिंग्विस्टिक कनेक्ट, आप उसको डिवाइड कर दे रहे हो। ठीक है, आप उसका ये एक रीजन है, आप इसको डिवाइड कर दे रहे हो, आप कह रहे हो कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ईजी होगा, बट आपने यहाँ पर जो कल्चरल लिंक थे आप उनको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो ना, ये प्रॉब्लम थी। मोस्टली जो डिस्प्यूट्स थे, क्योंकि उन्होंने जो राज्यों का बंटवारा वगैरह करने की कोशिश की थी ना, वो अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अपने फ़ायदे के लिए की थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर एक ही भाषा है, एक ही संस्कृति, उसको हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल फीचर्स अलग अलग होते हैं, रिवर्स को लेकर के, है ना, हिल्स फॉरेस्ट होते हैं कुछ रीजन्स के अंदर, एंड बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने की हमारी पूरी कैपेसिटी भी नहीं होती। हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 131 में और इंटरस्टेट काउंसिल है 263 में। ठीक है, ये प्रॉपर तरीके से चीज़ों को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। मीटिंग्स होती हैं, जैसे हमारा इंटरस्टेट काउंसिल ही हो गया, इंटरस्टेट काउंसिल की जो मीटिंग होनी होती है ना, बहुत लंबे समय से ढंग से नहीं हो पाई है। पिछले 16 सालों में सिर्फ 2 मीटिंग हुई हैं। अब सोच के देखो, 16 सालों में 2 मीटिंग हो रही है, हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पर चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। ओके, इवन जो कमीशंस बनाए जाते हैं ना इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए, इन मैटर्स के लिए, उनके जो प्रोविजंस होते हैं दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स नॉन बाइंडिंग। आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होता कि आप उनकी बातों को फॉलो करोगे ही करोगे। ठीक है, और सक्सेस किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो पाएगा, जब आप चीज़ों को थोड़ा सा फोर्सफुल तरीके से, आप फोर्सफुल इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट रेगुलेट बेहतर तभी हो पाएगा जब आप उसको बाइंडिंग कर देते हैं उनके लिए, है ना। जैसे 1966 के अंदर ना एक महाजन कमीशन बैठाया गया था। अब महाजन कमीशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि महाजन कमीशन बहुत पॉपुलर था। जब हम इंटरस्टेट की बात करते हैं ना, उस टॉपिक में महाजन कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। उसने ये महाराष्ट्र, देन कर्नाटका और केरला का जो इशू था, बॉर्डर इशू था, इसको सॉल्व करने के लिए बात की गई थी। लेकिन जो कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी ना बेलगांव को लेकर के, इसको महाराष्ट्र ने रिजेक्ट कर दिया था। तो हुआ क्या, नॉन बाइंडिंग चीज़ें होती तो आप बहुत ईजिली रिजेक्ट कर देते हो। पॉलिटिकल डिफरेंसेस होते हैं, है ना, एक पार्टी होती है एक स्टेट की, वो एक तरह की आइडियोलॉजी लेके बैठी होती है। चलो हम लोग महाराष्ट्र, कर्नाटका और ये केरला, इसका थोड़ा सा वैसे ही समझ लेते हैं। चलो ये मैप से देख लेते हैं ना। ये हमारे पास महाराष्ट्र है राइट नाउ, यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट है, यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट है। ठीक है, और दिस इज़ कर्नाटका में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे, तो यहाँ पर वी आर एक्सपेक्टिंग कि कांग्रेस का कुछ होने वाला है, और केरला के अंदर बिल्कुल अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो इनके जो आपस में बॉर्डर इशू होंगे, वहाँ पर इनकी पार्टीज़ की आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। वहीं पर हम लोगों ने देखा था, पिछले टॉपिक में आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के बीच में और यूपी के बीच में जो केन बेत वाला जो रीजन था, वहाँ पर डिस्प्यूट को सॉल्व करना, उनका बीच में जो लिंक बना था, इंटरलिंकिंग होती रिवर्स की, वो ईजी क्यों हो गई थी, भाई दोनों स्टेट के अंदर सेम पार्टी की गवर्नमेंट है, तो अपनी आइडियोलॉजी वो मैच कर लेते हैं, है ना। उसी तरीके से हम देख सकते हैं एक टॉपिक होता है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, है ना। लंबे समय से एफर्ट किए जा रहे होते हैं, लेकिन पॉलिटिकल कमिटमेंट, उसका रेजोल्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो ये कुछ इश्यूज थे, नॉन बाइंडिंग होना, पॉलिटिकल डिफरेंसेस होना। कमीशन का नाम जरा ध्यान रखिएगा, महाजन कमीशन, महाराष्ट्र से, ऐसे याद रख लीजिएगा, पर ये इफेक्टिव नहीं हो पाया था। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है फिर, अगर ऐसा होता है कि बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, भाई दो, अक्सर आप किसी लड़ाई झगड़े में फंसे रहोगे। देखो, जो भगवान कृष्ण की कहानी थी ना, कि भगवान कृष्ण ने पूरा का पूरा अपना जो राज्य था वो द्वारका में शिफ्ट क्यों किया था, मथुरा से पूरा द्वारका की तरफ क्यों आ गए थे वो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उस रीजन में जिस व्यक्ति से वो लड़ाई कर रहे थे, क्या नाम था उसका, जरासंध से वो लड़ाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इतनी बार हरा दिया जरासंध को, जरासंध होता है कि फिर आ जाता है लड़ने के लिए, है ना। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारे तो बहुत सारे रिसोर्सेज यहाँ पे खराब हो रहे हैं, तो उन्होंने रीजन चेंज कर लिया था, पूरा का पूरा अपना राज्य भगवान कृष्ण ने शिफ्ट कर लिया था, वहाँ से द्वारका चले गए थे। तो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर आप जब तक मुद्दे में डिस्प्यूट में फंसे रहोगे, वहाँ ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो सकती डिस्प्यूटेड रीजन के अंदर। सोशल हार्मनी, सामाजिक तौर पर लोग सामान्यता में नहीं आ सकते, ह्यूमन बींग्स होते हैं, लोग डिस्प्लेस होते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, रिलेशनशिप्स खराब हो रहे होते हैं स्टेट्स के आपस में, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज, सेसेशनिस्ट मतलब अलगाववादी संभावनाएं हो जाती हैं। स्टेट के अंदर आप लड़ाई कर रहे होते हो, फॉर एग्जांपल ये 2 स्टेट है, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो 2 स्टेट्स हैं, इसमें कुछ रीजन में डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये एक रीजन बोलेगा यार बहुत समय हो गया, हम लोग को प्रॉब्लम रहती है, हमको एक अलग रीजन बनाना है अपना, हम महाराष्ट्र से भी अलग हो जाते हैं, या फिर हो सकता है कि ये एक रीजन हो इतना, ये बोले कि यार हम लोग गोवा के साथ मर्ज कर जाते हैं, हमको इस हिस्से को तोड़ देते हैं, कर्नाटका से अलग हो जाते हैं, महाराष्ट्र, ऐसी संभावनाएं बन जाती हैं। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए हम लोगों को इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना पड़ता है। तो व्हाट आर द मेथड्स दैट वी हैव वर्कड ऑन सो फार। एक तो आपको पता होगा आर्टिकल 131, देखो एक तो मैं चीज़ बता देता हूँ जो भी तैयारी कर रहा हूँ, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के और आर्टिकल नंबर 51 और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सारे आर्टिकल्स, ये तो पूरा का पूरा पार्ट 1, 2, 3, 4 आ गया और एक सुप्रीम कोर्ट आ गया। इनके आर्टिकल्स के नंबर के हिसाब से आपको सब याद होना चाहिए। अगर आप देखोगे ना पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, तो 1 से 51 तक और सुप्रीम कोर्ट इतने भी आर्टिकल्स हैं, इनके बेसिस पर क्वेश्चन मैक्सिमम नंबर टाइम्स आए हैं, और ये वो चीज़ें जो आप एग्जाम में मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो। बाकी आप छोड़ दो, 52 से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक के जो भी हैं 123 तक,
उनको आप छोड़ सकते हो। अब यूँ तो आपको पता होना चाहिए कि 123 जो है वो ऑर्डिनेंस का होता है स्टेट सेंटर पे, ठीक है। और क्या था 213 जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस होता है ना। आर्टिकल 280 जो होता है वो फाइनेंस कमीशन का। ये रैंडम पता होने चाहिए बट कॉन्स्टेंटली ध्यान रखना। तो आर्टिकल 131 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ना एक एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में और किसी एक स्टेट में लड़ाई हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी एक स्टेट में दूसरे स्टेट्स में हो जाए, है ना, दो स्टेट्स के बीच में हो जाए, उस चीज़ को ओरिजिनली सुप्रीम कोर्ट के पास में मुद्दा जाएगा। तो ये एक तरीका है। इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत, है ना, एडवाइस वगैरह देना। जोनल काउंसिल हम लोगों ने बनाए थे स्टेट ऑर्गेनाइजेशन रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तौर पर। ये तो मैंने आपको समझा दी ना ऊपर। ये सब चीज़ें हम अभी डिस्कस करके आ रहे हैं प्रीवियस टॉपिक में। ये कुछ तरीके हैं जहाँ से हम लोग स्टेट्स के डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सकते हैं। बट व्हाट शुड बी द रोड अहेड, आगे का रास्ता क्या है? हम लोगों ने इश्यूज़ देखे, हम लोगों ने मैप देखा, मुद्दे देखे। अभी हम लोगों ने देखा कि एक एमओयू साइन कर दिया। एमओयू साइन किया है ना, सॉल्व थोड़ी हुआ है मुद्दा। एमओयू साइन किया गया था कि भाई ठीक है हम लोग इस चीज़ को एंड करने की कोशिश करेंगे, बट फिर उभर के आ गया तो हमें कुछ चीज़ों को ना परमानेंटली एश्योर करना पड़ेगा। वी नीड टू अडॉप्ट अ गिव एंड टेक अप्रोच, ठीक है। ये गिव एंड टेक अप्रोच क्या होती है कि भाई लेन देन के हिसाब से करेंगे। जैसे इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भी अपना एक बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व किया था, कुछ एरिया उनको दे दिया था, कुछ एरिया उनसे ले लिया था, है ना। तो एक जीरो सम गेम पर जाने के लिए तो ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी। दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिल जाएगा और कुछ ना कुछ दोनों पार्टीज ने ऑफर भी कर दिया होता है। एंड हमें डिस्प्यूट के कोर इशू पर जाने की ज़रूरत है। कोर इशू समझना पड़ेगा, असली मुद्दा क्या है। लड़ाई क्या फाइनेंस को लेकर के थी, ज़मीन को लेकर के थी, पॉलिटिकल पार्टी की आपस की आइडियोलॉजी मैच नहीं कर रही थी, वो कारण था या क्या था, ठीक है। कोई कमीशन ने अगर रिकमेंडेशन दी थी वो बाइंडिंग बनी या नहीं बनी, ये सब समझना पड़ेगा। लोगों के बीच जागरूकता लेके आओ कि भाई बॉर्डर्स का पीसफुल होना बहुत ज़रूरी है। इंडिया की पाकिस्तान की देख लो, हमारा कितना बड़ा फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होता है वो पाकिस्तान बॉर्डर पे वेस्ट हो रहा होता है। हालांकि पार्टीशन से इसकी शुरुआत हुई थी और जम्मू कश्मीर का जो रीजन है उस पर डिस्प्यूट होता है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा ना हमारे कितना पैसा वहाँ पे वेस्ट हो रहा होता है। हाउ कैन वी मेक द पीपल ऑफ दैट रीजन अवेयर कि देखो ये चीज़ों को हम लोग को पीसफुली सेटल करना पड़ेगा, और जनता भी इसमें सपोर्ट कर सकती है, गवर्नमेंट का भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। वी हैव टू इंक्लूड ऑल द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स मीन्स वी नीड टू मेक श्योर कि जो भी इसमें हिस्सेदार हैं, ठीक है, वो लोकल्स भी हो सकते हैं, वो अर्बन एरिया में हो सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, NGOs भी होती हैं, सिविल सोसाइटी भी होती है। एवरीवन इज इक्वली इन्वॉल्व। ईच नीड टू प्रोवाइड सम और दी अदर थिंग। जो भी गैप है उसको ब्रिज करना ज़रूरी है। प्रॉपर रिहेबिलिटेशन पॉलिसीज़। रिहेबिलिटेशन मतलब अगर आप किसी लोकेशन, जैसे कुछ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, उनको प्रॉपर रिहेबिलिटेशन ज़रूरी होता है। तो पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस जो होगा ना वो ट्रस्ट के बेसिस पे काम करेगा। देयर नीड टू बी फ्रेंडली सेटलमेंट पॉलिसीज़ एंड पीपल्स इंटरेस्ट मस्ट रिमेन पैरामाउंट। सबसे ऊपर हमें वहाँ के रहने वाले जो लोग होंगे ना उनके विचारों का ख्याल रखना पड़ेगा, वो क्या चाहते हैं, बिकॉज दे हैव बीन लिविंग इन टू दैट प्लेस फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड दे विल बी द ओनली वंस जो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे। गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट फॉर्म होगी, चेंज हो जाएगी, बट दीज आर द पीपल जो उस एरिया में पहले से रह रहे थे और आगे भी लंबे समय तक रहेंगे। उनके क्या इंटरेस्ट है, वो क्या चाहते हैं। दिस टॉपिक इज मोर अबाउट द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, बट कोई बड़ी बात नहीं होगी कि प्रीलिम्स में कोई एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि वो कह सकते हैं कि कनिका सैंड आइलैंड्स जो हैं ये बिल्कुल आ सकता है प्रीलिम्स के अंदर एक स्टेटमेंट का पार्ट बन के। और मे बी दे कैन आस्क कि भाई हरियाणा जो हिमाचल प्रदेश है उसका इंटरस्टेट इशू कितने किसके साथ, सॉरी हिमाचल प्रदेश का के साथ इशू चल रहा है, तो हिमाचल का हरियाणा के साथ है, लद्दाख के साथ है, मे बी पंजाब को भी ऑप्शन दे देंगे वो, मे बी उत्तराखंड को भी ऑप्शन दे देंगे। तो इन दैट वे इट्स यू नीड टू नो कि किसका किसके साथ चल रहा है इशू, और उसको एलिमिनेट करना ईजी हो जाएगा। बेलगांव डिस्ट्रिक्ट का हो गया, देन कासरगोड वाला रीजन। अभी केरला के बहुत सारे लेक्स वगैरह होते हैं, सस्तम कोटा वगैरह, अष्टमुड़ी वगैरह, ये न्यूज़ में रहते हैं। तो जस्ट हैव एन ओवरव्यू ऑफ दिस रीजन। डेफिनेटली कहानी इग्नोर कर देना, समय बर्बाद करोगे, याद बात कुछ होता नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। नाउ वी हैव दिस टॉपिक आधार। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ना कुछ नए रूल्स का प्रपोजल दिया था जिससे आधार की ऑथेंटिफिकेशन को और बेहतर किया जा सके। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आधार एक तो अपने आप में क्या है, इसका क्या पर्पस था आधार की ऑथेंटिफिकेशन का, आधार के कुछ की फीचर्स भी देखेंगे, इश्यूज़ क्या हैं आधार में, देन इनिशिएटिव क्या लिए गए थे, UIDAI क्या होता है, और फर्दर उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होती है आधार के एक्ट की। क्योंकि अगर हम देखते हैं प्रीलिम्स में ही ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है इन द पास्ट 5 years। पिछले 5 सालों में 2 बार आधार पर क्वेश्चंस आए थे। तो बिफोर मूविंग अहेड कि क्या रूल्स के प्रपोजल दिए गए थे, आई थिंक UIDAI के बारे में जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एंड डू नॉट इग्नोर दिस बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है।
स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कि एक एक्ट पास करके बनाया गया था इसको। कुछ बॉडीज़ होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल होती हैं, यानी कि वो हमारे संविधान में ऑलरेडी मैंशनड है, बट UIDAI जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है, एक एक्ट के तहत बनाई गई थी। 2016 का हमारा एक एक्ट आया था उसके तहत। इससे पहले UIDAI जो था ना, ये एक अटैच्ड ऑफिस था हमारे प्लानिंग कमीशन का, जो कि अब नीति आयोग भी है। राइट नाउ ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आता है। तो इतना भी पता होना चाहिए कि आधार कार्ड के लिए अगर आपको किसी मिनिस्ट्री को अप्रोच करना होगा तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को करोगे। बट होता क्या है ना कि इट अपीयर्स कि यार ये तो कुछ आइडेंटिटी की बात की जा रही, तो हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाना पड़े। सो रिमेंबर दिस थिंग, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर क्या आ रहा है। इसके 8 रीजनल ऑफिसेज हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे रीजनल ऑफिसेज, जैसे टी बोर्ड का क्वेश्चन आया था 2022 में, उसका रीजनल ऑफिसेज जो थे वो एक तो का दुबई का था, एक रशिया का था, मॉस्को दिया हुआ था, तो वो करेक्ट थे आंसर्स में। फंक्शन UIDAI क्या करता है, यही इशू करते हैं आईडीज़ को, जिसका नाम आधार वगैरह बोलते हैं। इसका मैनेजमेंट करना, सारी पॉलिसीज़ बनाना, ये सारा का सारा काम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। सो इफ़ यू से कि आधार का टॉपिक अभी न्यूज़ में था, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी ऑथेंटिकेशन की बात की जा रही थी। वाई आर वी ट्राइंग टू गेट इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग, ऑथेंटिकेशन को। तो 2016 में ये कॉन्सेप्ट आया था आधार कार्ड का। हमारा एम था कि सब लोगों को एक नंबर दिया जाना चाहिए। देखो 2016 में आधार कार्ड को यूज़फुल ज़्यादा बनाया गया था, लेकिन आधार कार्ड का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना था, ठीक है। 2019 में हम लोगों ने एक अमेंडमेंट कर दिया था इस एक्ट के अंदर। वी अलाउड द एंटिटीज़ दे कैन इनेबल आधार ऑथेंटिकेशन विद UIDAI अप्रूवल आफ्टर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब ये है, कुछ पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए आप आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर सकते हो। भाई आपने फ़ोन के सिम लेना है, ठीक है, और आप सिम लेने के लिए जाते हो तो आपसे कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट करता है, तो आप आधार कार्ड को एज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। तो उसी तरीके से बहुत सारे कामों के लिए अगर आपको यूज़ करना पड़ता है आधार को, तो आपको UIDAI का अप्रूवल लेना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं आधार ऑथेंटिकेशन। राइट नाउ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जो हैं वो आधार ऑथेंटिकेशन के 2020 के रूल्स को फॉलो करती हैं। तो उसी रूल्स के अंदर कुछ और डेवलपमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कुछ प्रपोजल दिया था कि हम लोग कुछ नए रूल्स लेके आना चाहते हैं। तो जब आधार ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है ना, उससे हम लोग ईज़ ऑफ लिविंग को बेहतर करते हैं कंट्री के। हमारा गुड गवर्नेंस बेहतर होता है, सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स को दे पाना ईजी हो जाता है, एंड इनोवेशन भी आती है। आधार के बारे में कुछ फैक्ट्स जो हमको याद होने चाहिए, क्योंकि सिंस ये टॉपिक बहुत ही, जैसे GST हो गया, आधार हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया, और नीति आयोग हो गया ना, जो भी मतलब जो प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट जो भी डेवलपमेंट्स लेके आई है, उन सबको ध्यान में रखते हुए वी हैव टू मेक श्योर कि मैं कुछ उनके फैक्ट्स टॉपिक से बताऊँ। तो इंडिया में 1.3 बिलियन के अराउंड आधार कार्ड जनरेट किए जा चुके हैं। हर महीने 200 करोड़ से ज़्यादा आधार के ऑथेंटिकेशन होते हैं, वो होते रहते हैं। अब आधार ऑथेंटिकेशन 200 करोड़ से ऊपर हो रहे, मतलब आधार कार्ड इज़ बीइंग यूज्ड टू ऑथेंटिकेट पर्टिकुलर नंबर ऑफ सर्विसेज। उसका मतलब ये होता है 99% जो अडल्ट हैं उनको आधार कार्ड इश्यू किए गए हैं। 1670 सेंट्रल और स्टेट सोशल वेलफेयर एंड गुड गवर्नेंस स्कीम्स भी थी जो आधार के तहत नोटिफाई की गई थी। आधार के बारे में और कुछ बातें हैं, इसमें 12 डिजिट का यूनिक नंबर होता है। यूनिक मतलब आपका अपना नंबर रहेगा, ठीक है, किसी के पास भी 2 नंबर नहीं हो सकते हैं। रैंडम नंबर बेसिकली जो आधार एनरोलमेंट प्रोसेस होता है ना, उसमें आपकी कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ, ज्योग्राफी को कवर नहीं किया जाता। ये पॉइंट ज़रूरी है। मे भी कोई नया क्वेश्चन बन सकता है आधार के ऊपर प्रीलिम्स में। स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, चीज़ों को और फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। टारगेटेड डिलीवरी है ना, आधार कार्ड मैंडेटरी होता है अगर आपको सब्सिडी या बेनिफिट मिल रही होती है अंडर सेक्शन 7 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड आइडेंटिटी, तो ये प्रूफ होता है आइडेंटिटी का एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है फॉर रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, लेकिन ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं होता। तो ये चीज़ों में कन्फ्यूज मत होइएगा। You can use Aadhaar as a proof of address, you can use Aadhaar as a proof of identity, but you cannot use Aadhaar as a proof of citizenship. इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो जिनके पास आधार कार्ड होता है उन लोगों को गवर्नमेंट स्कीम से जो बेनिफिट मिलना होता है वो आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन से मिल जाता है। इस चीज़ को लेकर के DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को लेकर के 2022 के मेंस में क्वेश्चन भी आया था एक, ठीक है। तो देख लो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब जो भी हमने चीज़ें ये देखी, सारे फीचर्स देखे, ये नंबर काउंट देखा, पर्पस देखा, कि ये सब उस मीन्स के क्वेश्चन के आंसर में लिखना इजी नहीं होगा, बिल्कुल इजी होता है। तो ऑथेंटिकेशन को हम लोगों ने थोड़ा समझने की कोशिश करी, ठीक है। अब हम लोग ये देखते हैं कि आधार के साथ इश्यूज़ क्या क्या देखने को मिलते हैं। और बहुत ही रिसेंट में ना कैग, आपको पता होगा, कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है, ये एक पोजीशन है, ये एक सिंगल पर्सन बॉडी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इन्होंने 2022 की एक रिपोर्ट में इन्होंने कहा
कि UIDAI ने जो भी आधार कार्ड वगैरह के नंबर जनरेट किए थे ना, उसके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो पाई थी। उसमें जो बायोमेट्रिक्स, अब आप लोग जब आधार कार्ड बनवाते हो तो आपकी बायोमेट्रिक्स लेते हैं, आपकी फिंगर्स के जो स्कैन वगैरह होता है, उन्होंने कहा कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं थी। लोगों का रेजिडेंस का स्टेटस है ना, आप किस एरिया में रहने वाले हैं, आपका रेजिडेंशियल प्रूफ। अब आधार कार्ड बनाने के लिए आपको पहले का पुराना कोई प्रूफ देना पड़ता है ना, वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड वगैरह, कोई दूसरा ID का। तो उससे जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी ना पहले वाले की, वो भी प्रॉपर हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी। एरर थे, 2019 में सर्वे किया गया था, वहाँ पता चला था कि इसमें एक्सक्लूजन के एरर थे। एक होता है एक्सक्लूजन, एक होता है इंक्लूजन एरर। दो तरह के एरर्स होते हैं। एक्सक्लूजन एरर वो होता है कि इनसे चीज़ों को बाहर रखा गया था लिस्ट से। इंक्लूजन मतलब कि एक्स्ट्रा लोगों को इंक्लूड कर दिया गया। भाई 100 लोग थे, ठीक है, जो एलिजिबल थे। 100 लोगों में से मान लो अगर आप कहते हो कि 102 लोगों का आधार कार्ड बन गया, तो हमारे पास इंक्लूजन एरर 2 का आ गया, 2 एक्स्ट्रा आ गए। लेकिन हम लोग कहते हैं कि 102 की जगह मान लो अगर 80 का बनता है, तो हम लोग एक्सक्लूजन एरर कहते हैं कि 20 लोग अभी भी एक्सक्लूड हो गए इसमें से। अलग अलग तरह के एरर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि 2.5% के आसपास तक के लोगों को एरर देखने को मिला था। सिक्योरिटी का इशू है, रहेगा। 2 फैक्टर्स ऑथेंटिफिकेशन, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये आप लोगों ने देखेंगे ना, ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते रहते हैं। तो देखो कोई भी चीज़ कितनी भी हो, इसको कॉपी करना है ना, इसको नेगेटिव, इसका डुप्लीकेट बनाना बहुत ईजी होता है। और क्योंकि जब कोई आपका आधार कार्ड चेक करता है, आपका ID प्रूफ में, वो आपकी फ़ोटो देखता है, अच्छा ठीक है इस पर नंबर लिखा हुआ है, उसको वेरीफाई थोड़ी करता है उसी मोमेंट पर कि इसको वेरीफाई कर लूँ। तो ये प्रॉब्लम होती है। डेटा लीक हो सकता है, डेटा है, इट्स डिजिटल थिंग, तो हैक होने के चांसेस बिल्कुल होते हैं। बाल आधार, छोटे बच्चों का जो आधार कार्ड होता है ना, बिलो द एज ऑफ 5, वो उनके पेरेंट्स के बायोमेट्रिक के बेसिस पर बनता है। तो आधार कार्ड का जो बेसिक टेनेट था ना कि ये इंडिविजुअल की आइडेंटिटी पर बनेगा, ये उसके खिलाफ जारी होती है बात। तो कैग ने इस चीज़ को भी हाईलाइट किया था कि इसके कारण उन्होंने कहा था कि अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर है 310 करोड़ का बाल आधार के ऊपर, तो ये भी चीज़ अवॉइड की जा सकती है। बायोमेट्रिक्स होते हैं, उनको अपडेट करना। तो जो बायोमेट्रिक्स होते हैं, दे आर नॉट स्टेबल ओवर द लाइफ स्पेन ऑफ एन इंडिविजुअल। एक व्यक्ति के जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह आते हैं वो भी बदल जाते हैं एक पर्टिकुलर एज के बाद में। तो उनका कि इनको अपडेट करते रहना, तो इसका मतलब कि ये स्टेबल नहीं है। आपको टाइम टू टाइम उन लोगों को बार बार बोलना पड़ेगा आपने बायोमेट्रिक्स अपडेट कराइए। सो दीज आर वेरी जनरल इशूज़ दैट वी फेस विद रिस्पेक्ट टू आधार। बट गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे कि भाई आधार को और बेहतर बनाया जाए। तो आधार 2.0 का रोड मैप बनाया था। रोड मैप मतलब देखो प्रोसेस बना दिया आपने, रोड मैप मतलब इसको और बेहतर कैसे करेंगे। तो रेजिडेंट की सेंट्रिसिटी है ना, यूज़ कहाँ का कर सकते हो आधार को, एंड टेक्नोलॉजी को फर्दर अपग्रेड करना, इंटरनेशनल आउटरीच, ये कुछ नए स्टेप्स लिए गए थे। तो बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स जो थे वो फेशियल इमेज को भी कंसिडर करते हैं, है ना। 10 फिंगरप्रिंट होते हैं, 2 आइरिस स्कैन्स होते हैं, इन चीज़ों को ऐड किया गया था ताकि इसमें डुप्लीकेशन ना हो सके। बायोमेट्रिक के फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स जो थे वो मिक्स्ड बायोमेट्रिक्स को डिटेक्ट करते हैं, रॉन्ग फिंगर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं। अगर नॉन ह्यूमन फिंगर्स होती हैं, गमी फिंगर्स होती हैं, ठीक है, इन्वर्टेड आइरिस इमेज होती है, हर चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। उन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ किया था यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज। ऑपरेटर्स को इंस्पेक्शन करना, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने की थी। क्वालिटी चेक के लिए स्टेप्स लिए गए थे। दिस आर द स्टेप विच हैव बीन ऑलरेडी बीन टेकन, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आया था ना, UIDAI यूज़ करता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह, और आई थिंक एक भीम ऐप का भी ऐसा कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स के एग्जाम में। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है हमारे आधार एक्ट की। अब पुट्टा स्वामी केस आया था, जस्टिस KS पुट्टा स्वामी वाला, उसमें हम लोगों ने कहा था कि राइट टू प्रिवेसी जो है ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। और ये चीज़ कितनी बार आपके एग्जाम में आ चुकी है, 2 बार आप पूछ चुके हैं वो राइट टू प्रिवेसी को ही। तो वी हैव दिस एक्ट, आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज। भाई गवर्नमेंट किसी को सब्सिडी देती है तो वो आधार कार्ड के ऑथेंटिकेशन की बेसिस पर दे रही होती थी, ठीक है। उस चीज़ को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। उन्होंने कहा था कि ये जो पूरा एक्ट था ना, इस एक्ट को मनी बिल बना के पास कर दिया गया था। अब मनी बिल अगर आपने किसी एक्ट को बना दिया है, कंसिडर करा दिया है, तो उसमें स्पीकर के पास चला जाती है पावर, वो उसको मानेगा मनी बिल नहीं मानेगा। और अक्सर हमने देखा कि स्पीकर किसका होता है, रूलिंग गवर्नमेंट का होता है। तो 2018 में जजमेंट आया था, टॉप कोर्ट ने अफर्म किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द आधार एक्ट। देखो मनी बिल के बाद द मोमेंट आप किसी बिल को मनी बिल बनाते हो, यानी कि लोकसभा के पास उसकी पावर ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। ये टॉपिक आपके एग्जाम में इस बार भी आया था 2023 के प्रीलिम्स में, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच में कंपैरिजन का। तो कोर्ट ने कहा कि देखो भाई ये जो एक्ट था इसको काफ़ी कॉम्पिटेंटली पास किया गया है, ठीक है, एंड ये हमारे फंडामेंटल राइट को वॉलेट नहीं करता। उन्होंने कहा आधार मैंडेटरी है टू एक्सेस द सोशल वेलफेयर स्कीम, बट आप इसको फोर्स नहीं कर सकते लोगों को कि आपको अपना जो बैंक अकाउंट होगा या फिर मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन लेना, उसके लिए आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। ऑलराइट, तो उन्होंने कहा था कि सब्सिडीज़ वगैरह की कोई स्कीम्स वगैरह हो, बेनिफिट्स, उसके लिए कंपलसरी है एज़ पर दिस एक्ट, बट फॉर द बैंक अकाउंट एंड ऑल दिस थिंग ये कंपलसरी नहीं होगा। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स ही हैं जो आपको याद रखनी है। फर्दर रोड हेड क्या हो सकता है, ऑथेंटिकेट द रेजिडेंस स्टेटस, जहाँ रहते हो उसका एड्रेस का प्रूफ होना चाहिए। ग्रीवेंस सिस्टम, ग्रीवेंस मतलब शिकायत जहाँ करवाई जाती है, आधार कार्ड में कोई इशू है उस चीज़ को लेकर के।
डिजिटल फ्रेमवर्क को मजबूत किया जाए, आधार की लिंकिंग बेहतर हो, सिटीजन की प्राइवेसी, गवर्नमेंट का डेटा कलेक्शन इनडिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, गवर्नमेंट को या फिर कंपनीज को अकाउंटेबल ठहराया जाए अगर कोई डेटा ब्रीच हो जाता है। तो बहुत जनरल पॉइंट्स हैं। तो दिस टॉपिक इज समथिंग विच इज़ बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, क्योंकि पहले प्रीलिम्स में 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले 5 सालों में, और मेंस में 1 बार आया था, लेकिन फर्दर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग। एंड जब भी कुछ रूल्स वगैरह की बात की जाती है तो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको इग्नोर मत कीजिए। हालांकि प्रपोजल था, बट जब इस पर फाइनलाइज हो जाएगा तो इसलिए बेसिक हम लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है यहाँ पे। टॉपिक नंबर 1.6 है हमारा, लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली जो हमारा NGDRS था ना, एक नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है लैंड रिकॉर्ड्स के लिए, तो इसको 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने ओवरऑल इतना अडॉप्ट कर लिया। इतने सारे स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरीज का मिलकर अडॉप्ट करना अपने आप में एक अचीवमेंट ही होती है। हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि क्या पूरा का पूरा लैंड रिकॉर्ड का सिस्टम है जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया, इतने सारे स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट किया है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी कंपोनेंट्स क्या हैं, ये भू आधार क्या चीज़ होती है ना, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, व्हाट इज़ दिस थिंग, ज़रूरत क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसी चीज़ों की हमको ज़रूरत क्यों पड़ रही है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ब्रिंगिंग ऑल दिस काइंड ऑफ सिस्टम। क्योंकि जब कोई नया सिस्टम लाया जा रहा है उसमें रिसोर्सेज लग रहे हैं, पैसा लग रहा है, उसमें गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन है लग रहा है, ये सब, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड इसकी नीड क्या है। एंड आत्मनिर्भर भारत की तरफ, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स है ना जिसमें लैंड टाइटल्स की बात की जाती है। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इस टॉपिक में। छोटा सा ये जैसे पहले वाले टॉपिक थे। तो एक तो बात बहुत आसान सी हो गई है, एक नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? उसमें सारे लैंड रिकॉर्ड्स जाएंगे, ज़मीन के रिकॉर्ड्स जाएंगे, ठीक है, किसके पास कितनी ज़मीन हो, लोकल लैंग्वेज इसमें अवेलेबल है, ठीक है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट एंट्री हो जाएगा और आपका जो लैंड रिकॉर्ड होगा उसके साथ लिंक कर दिया जाएगा। SMS फैसिलिटी होगी, सिटीजन्स को SMS मिल जाएगा उनका जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा। EKYC जो इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर का सिस्टम होता है, यानी कि आपकी ID के थ्रू उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत किया जा रहा है ना, स्टेट स्पेसिफिक काम किया जाएगा। एम है हमारा वन नेशन वन सॉफ्टवेयर, यानी कि पूरी कंट्री के लिए एक सॉफ्टवेयर होगा जिस पर सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स होंगे। तो पूरे के पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए हम लोगों ने NGDRS को अडॉप्ट किया है। अब हम देखते हैं कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको हम लोग भू आधार बोलते हैं। अभी पिछले टॉपिक हम लोगों ने आधार का देखा है, उसमें एक 12 डिजिट का नंबर होता है। ये यूनिक लैंड पार्सल वाला क्या चीज़ होता है? ये भी हमारा डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन जो प्रोग्राम था उसी का पार्ट है। इसमें 14 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन होता है, ये NIC ने बनाया था। अगेन लैंड का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ठीक है, ज़मीन को एक पर्टिकुलर ID दी जाएगी। क्यों ज़रूरत है उसकी, उसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये DILRMP क्या चीज़ है। व्हाट इज दिस DILRMP? डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 14 डिजिट्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। भाई आपकी ज़मीन को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा, सर्वे होंगे उसके, ठीक है, उसमें डेटा अपडेट होगा तो उस ID के तहत उसको अपडेट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है, सारा रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज हो जाएगा। मॉडर्न रिकॉर्ड रूम्स होंगे, PMU DILRMP सेल्स बनाए जाएंगे। बेसिकली चीज़ों को मॉडर्नाइज किया जा रहा है ना। हमारा जो टॉपिक था उसमें हम लोगों ने बात की ना लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया की। अगर आप अभी जाकर के देखोगे राइट नाउ जो प्रेजेंट डे में जो सिचुएशन है, आप अपने एरिया के तहसीलदार वगैरह के पास जाओगे, उनके ऑफिस में जाओगे, जो जिनके पास सारे लैंड रिकॉर्ड्स उनके पास ना रजिस्टर होते हैं बड़े बड़े। एक्चुअली पहले तो उनको लाल रजिस्टर बोला करते थे कुछ जगह पर लोग, तो उसमें सारा डॉक्यूमेंट हाथ से लिखा हुआ है, पुराने कागज़ हो जाते हैं, उसमें डेटा कट करके लिखना पड़ता है, बार बार उसको नया बनाना पड़ता है, तो वो दिक्कत होती है। बट व्हेन दिस थिंग गेट्स डिजिटलाइज ना, तो उसको मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। एक तो यही कॉन्सेप्ट रहेगा है ना, लैंड की टाइटलिंग, ज़मीन किसके अधिकार में है उसको जानना, उसको पहचानना बड़ा ज़रूरी होता है। भारत के अंदर राइट नाउ जो ऑनरशिप होती है ना, वो एक प्रिजम्पटिव लैंड टाइटलिंग होती है। प्रिजम्पटिव मतलब कि एक डॉक्यूमेंटेशन का चेंज चलता है, इसमें एक एविडेंस हमें प्रूव करना पड़ता है। लेकिन भारत में क्या होता है कि फादर से सन, फिर उसके फर्दर बिलो सन एंड चिल्ड्रन, इस तरीके से चलता रहता है, उसको अपडेट कराने पड़ता है, तो वो डॉक्यूमेंट में चेंज करना पड़ता है। तो लैंड का टाइटल किसके नाम पर होती है, इसमें बहुत सारे केसेस पड़े रहते हैं। इवन इफ़ यू गो टू द कोर्ट्स ना, मोस्ट ऑफ द पेंडिंग केसेस जो होते हैं ना वो ज़मीन के प्रॉपर्टी की ज़्यादा होते हैं। लैंड डिस्प्यूट्स होते हैं। 2017 में हम लोगों ने देखा था कि जो जस्टिस सर्वे हुआ था, 66% जो भी सिविल सूट्स थे इंडिया में सारे के सारे लैंड के थे। तो ये डेटा भी आपको मिल गया है ना, दिस वे वी गेट टू नो कि यार इतने सारे केसेस तो सिर्फ ज़मीन के पेंडिंग चल रहे हैं। लैंड रिकॉर्ड्स का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, जो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टैंडर्ड्स चल रहे होते हैं, एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। कि देखो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि जो भी जुरिस्डिक्शन वगैरह होती है लैंड की मैनेजमेंट की, ये हमारा का सारा स्टेट लिस्ट में आता है। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक में देखा था ना, हमारे 7th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के स्टेट लिस्ट होती है, तो स्टेट लिस्ट में आता है हमारा लैंड मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। इसको बेहतर तरीके से करना, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और अच्छा हो सके,
इसी के लिए प्रेजेंट जो सिस्टम है ना उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, काफ़ी ओपेक है, हिडन होता है, उसको एडमिनिस्टर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। और भी कुछ एडवांटेजेस होंगे अगर हम लोग अपने लैंड रिकॉर्ड को मॉडर्नाइज कर देंगे, है ना, प्रोसेस में कम समय लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन ईजी हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपडेशन, एक जगह आपने अपडेट किया तो पूरे का पूरे सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये चीज़ें बात सब ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको मॉडर्नाइज करना चाह रहे हैं। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं लैंड टाइटल्स के, किसके नाम पर वो ज़मीन होती है, सिंगल एजेंसी होगी जो लैंड के रिकॉर्ड्स को हैंडल करेगी, मिरर प्रिंसिपल होगा, किसी भी गिवन मोमेंट पे लैंड रिकॉर्ड्स जो है ना उसकी रियलिटी को रिफ्लेक्ट करेंगे, मतलब द मोमेंट आपने अपडेट किया वो हर जगह अपडेट हो जाएगा। कर्टेन प्रिंसिपल है, ट्रू डिपिक्शन ऑफ द ओनरशिप स्टेटस, कौन इसका असली मालिक है, ठीक है। टाइटल इंश्योरेंस, गारंटी वगैरह देना उसमें, तो बेसिक पॉइंट है, कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस एक टॉपिक को समझने के लिए एडिशनल चीज़ें हैं। स्वामित्व स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, आत्मनिर्भर भारत थ्रू स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड्स बनाए जाएंगे जिसे हम लोग रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बोलते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, रिफॉर्म्ड लैंड गवर्नेंस, इंक्लूसिव सोसाइटी, सस्टेनेबल हैबिटेट, बेटर प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ, ना, इंक्रीज इन द प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन। जब टैक्स प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड फिट होता है ना तो प्रॉपर्टी के टैक्स कलेक्ट करना ईजी होगा, तो गवर्नमेंट के लिए फर्दर एक और सस्टेनेबल सोर्स बन जाता है। सस्टेनेबल तो ये नहीं कह सकते, लेकिन क्या होगा कि अश्योर्ड बन जाएगा। पहले क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के इशूज़ है ना, इस चीज़ को कलेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। देन वी हैव जो दूसरे कुछ एफर्ट्स है वो तो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स वाला, तो ये 2016 से सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी, फंडिंग सारी गवर्नमेंट की आती है। वी हैव दिस स्वामित्व स्कीम है, ये 2021 के अंदर लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती के द्वारा लैंड राइट्स के लिए। ये कुछ स्टेप्स लिए गए थे। इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड्स की मॉडर्नाइजेशन के लिए हमारे पास कर्नाटका का भूमि कावेरी है, आंध्र प्रदेश का माँ सेवा है, राजस्थान का धारा ऐप है ना। एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट, ब्लॉकचेन के तहत इनके लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे ताकि उसमें कोई इसको चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई है ना, कंट्रोल ना करे कोई। सो इजी टॉपिक था, ज़्यादा टफ नहीं था, बट डेफिनेटली ये मेंस स्पेसिफिक है पूरा का पूरा टॉपिक आपका। और एक नया सिस्टम आया है, नई टेक्नोलॉजी के तहत इस पर यूज़ कर रहे हैं हम लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, रियल टाइम के अंदर चीज़ों को अपडेट करेंगे। तो कौन सी मिनिस्ट्री के तहत कौन सा प्रोग्राम चल रहा है ना, भू आधार क्या होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन इसको डेवलप कर रहा है, कितने डिजिट का आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड में होता है सिटीजन्स के और कितना भूमि वाले में 14 का होता है, ये पता होना चाहिए डिफरेंसेस। बाकी जो पॉइंट्स हैं नीड वगैरह, चैलेंजेस एंड एफर्ट्स, तो ये तो मेंस का है। अब ये एग्जांपल है, ये बड़ा अच्छा है, ये मेंस में वैल्यू एडिशन के तौर पर बहुत यूज़फुल होता है ना, किसने किस चीज़ को कौन से स्टेट ने क्या किया है। तो ये अगेन प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने देखा था ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो स्टेट्स की होती हैं, जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला टॉपिक था, उसमें ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल बन जाता है। सो सिंपल टॉपिक। पॉलिटी का लास्ट टॉपिक है ये, इसके बाद हम लोग बस न्यूज़ इन शॉर्ट ख़त्म करेंगे। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ द ऑनलाइन गेमिंग की। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की थी, यहाँ पर भी तो इन्होंने आईटी के जो 2021 के रूल्स थे ना उनको अमेंड किया था। ध्यान दीजिएगा, ये आईटी के रूल्स हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि पहले एक एक्ट आता है, एक्ट के बाद उसके बेस ऊपर उसके रूल्स बनाए जाते हैं, गाइडलाइंस बनाई जाती हैं। और अभी ये रूल्स क्यों अमेंड किए गए थे, ताकि जो ऑनलाइन गेमिंग होता है और जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होते हैं, अभी SMI क्या होते हैं ये भी पता होना चाहिए आपको। सोशल मीडिया इंटरमीडियरी जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये होते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। उनको और बेहतर तरीके से अगेन कैपेसिटी बिल्डिंग, स्ट्रेंथन करना, अच्छे प्रोविजंस बनाना, डिलीजेंस ऐड करना, उन्हीं चीज़ों के लिए, है ना। कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट बिजनेस वगैरह में, है ना। ऑनलाइन गेम्स में कुछ फेक या फॉल्स नहीं होना चाहिए, उन्हीं की चीज़ को लेकर के। तो जो रूल्स एंड अमेंडमेंट्स थे ना, ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं हमारे IT एक्ट 2000 के अंदर। IT एक्ट 2020, ये रूल 2021 में आए थे, ये सोशल मीडिया इंटरमीडियट्स को रेगुलेट करने के लिए ही लाए गए थे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो रूल्स हैं, इनके कुछ की फीचर्स हैं, इनको देखेंगे हम लोग, और कुछ कंसर्न है वो क्या हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग उनका सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा, ऐसे रूल्स बनाने का क्या फ़ायदा होता है। देखो, जब रूल्स बना दिए हम लोगों ने एक्ट वगैरह के तहत, तो हम लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया है कि भाई ऑनलाइन गेमिंग के अंदर कुछ इंटरमीडियरीज होते हैं, और हम लोगों ने ये भी कहा कि ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग जो 2 डिफरेंट चीज़ें होती हैं। चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से ग्रोथ हो, है ना। किसी भी तरह का कोई इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गैम्बलिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, है ना। इन्वेस्टर होते हैं, अभी ऑनलाइन गेमिंग यहाँ पर बहुत सारा पैसा लगाया जाता है, इवन FDIs भी आते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे, चीज़ें जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल रहेंगी। और स्टेट लेवल एम्बिग्यूटी मतलब कुछ कन्फ्यूजन वगैरह होती है, उसको क्लियर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, प्राइवेट कंट्रोल कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें कुछ की फीचर्स हैं, ये हमको पढ़ने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग विच कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली इन द मेंस एग्जाम। ठीक है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। एक तो हम लोगों ने क्लियर डेफिनेशंस पे काम की थी। ऑनलाइन गेम्स का मतलब वो गेम जो इंटरनेट पे प्रोवाइड किया जाता है। ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरी का मतलब जो कंप्यूटर रिसोर्स के थ्रू इन गेम्स को प्ले करवाता है।
इंटरमीडियरी का क्या रोल होने वाला है, ठीक है। एक तो इंटरमीडियरी को इंश्योर करना पड़ेगा कि देयर विल बी नो एडवर्टाइजमेंट और सरोगेट एडवर्टाइजमेंट जो कि ऑनलाइन गेम को प्रमोट करेगी। ऐसा गेम जो परमिसिबल नहीं है उसको अपने प्लेटफॉर्म पर वो लोग ना होस्ट कर सकते हैं ना उसको प्रमोट करेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो रूल्स वगैरह के ऊपर ना 2022 में भी एक क्वेश्चन आया था, जो ई कॉमर्स के रूल्स आते हैं, है ना, प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था, तो इसलिए इन रूल्स को थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़िएगा, इनको इग्नोर मत करना। सर्टेन एडिशनल ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशन मतलब और जिम्मेदारी दे दी गई थी कि वो लोग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं, जो भी सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होता है ना अपने आप में सेल्फ रेगुलेट भी करता है पहले, ठीक है। उनकी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज भी होती हैं, वो एक मार्क ऑफ वेरिफिकेशन भी लगाएंगे कि भाई इनको सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा वेरीफाई किया गया है। जो यूज़र होता है जो गेम खेलता है उसको पॉलिसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्टेनिंग द KYC डिटेल्स, जो पेमेंट वाले गेम्स होते हैं वहाँ पर KYC लेना पड़ेगा ऑथेंटिकेशन के साथ ही। कोई भी नो गिवन क्रेडिट और इनेबलिंग फाइनेंसिंग बाय द थर्ड पार्टीज के द्वारा कोई क्रेडिट वगैरह नहीं देना। मल्टीपल SRBs होते हैं, SRB क्या, ये वही सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज होती हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ही नोटिफाई करेगा उनकी वेरिफिकेशन के लिए। कंपनीज का रजिस्ट्रेशन होगा इस एक्ट के तहत होगा, रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, अथॉरिटी होती है सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह की, है ना। तो ऑनलाइन गेम डज नॉट इन्वॉल्व वेजरिंग ऑन एनी आउटकम। ऑनलाइन गेम जो होते हैं दे मस्ट कंप्लाई विद द रूल, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें एडवांस जो था वो यही था कि एक तो एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपको नहीं करनी होगी ऐसे गेम की जो आप ना करेंगे। मार्क ऑफ वेरिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, KYC कंपलसरी है। ऑनलाइन गेम का मतलब डेफिनेशन ऐड कर दी गई है, क्लियर डेफिनेशन है। ये स्टार्टिंग की चार जो मैंने अंडरलाइन की बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बस आप एक बार रीड कर लो, है ना। गैम्बलिंग वगैरह जो होती है इसमें एड्स होते हैं वो सारे प्रोहिबिट कर दिए गए थे। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, एक होता है गेम ऑफ स्किल, एक होता है गेम ऑफ चांस। वैसे अगर हम देखते हैं 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, दिस इज बेसिकली ए गेम ऑफ चांस ओनली, दिस इज नॉट एनी मोर अ गेम ऑफ स्किल। तो इंडियन लॉ जो है ना, हमारे भारतीय कानून, हम लोगों ने कहा था कि ऐसा कोई भी जो गेम होता है ना जहाँ गेम ऑफ चांस होता है उसको हम लोगों ने प्रोहिबिट किया हुआ है, जो लक बेस्ड चलते हैं। लेकिन जो गेम ऑफ स्किल होता है जो अपनी काबिलियत और क्षमता से खेला जाता है उसको हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कोई प्रिस्क्राइब डेफिनेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है गेम ऑफ स्किल क्या होता है, गेम ऑफ चांस क्या होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी रुकावट है, इंडिया इसमें बैटिंग में और गैम्बलिंग में अलाउ नहीं करता है FDI। मैंने ऊपर कहा था ना कि इन्वेस्टमेंट आती है लेकिन बैटिंग और गैम्बलिंग के अंदर नहीं आती है, तो क्योंकि डेफिनेशन की क्लैरिटी नहीं है ना। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन मतलब अपनी इच्छा से करते हैं वो, है ना, कि किस गेम को अलाउ करना है नहीं करना, किस में एलिमेंट ऑफ चांस होता है किस में नहीं होता है। अलग अलग स्टेट के अलग अलग लॉज होते हैं। तो गैम्बलिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है। ये टॉपिक हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, जब ये आए थे ना रूल्स आए थे 2021 वाले, तब हम लोगों ने कवर किया था पूरा टॉपिक, उसमें भी आया था गेम ऑफ स्किल एंड गेम ऑफ चांस वाला। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो अलग अब स्टेट सब्जेक्ट है तो डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट लॉज बनेंगे। अगेन दिस बिकम्स ए वेरी एम्बिग्यूअस थिंग। तमिलनाडु ने रिसेंटली बैन किया था ऑनलाइन रियल मनी गेम्स को, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम एंड उड़ीसा के साथ साथ, तो बट ऐसा बाकी स्टेट्स ने नहीं किया ना, तो अब प्रॉब्लम हो जाती है। बस ये टॉपिक इतना ही था, लेकिन ये दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर क्योंकि ये मेंस में आ सकता है ऑनलाइन गेम्स वाला, ठीक है। नॉट स्किप दिस टॉपिक। नाउ वी हैव द न्यूज़ इन शॉर्ट सेक्शन ऑफ पॉलिटी। टॉपिक नंबर 1.8.1 है रूरल अर्बन एरियाज़ को लेकर के। तो ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए था, हमारे जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है ना प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने सजेशन दिया था कि जो डेफिनेशन है ना रूरल अर्बन एरियाज़ की उसमें कुछ बदलाव लाए जाने चाहिए। तो अब इसमें सिर्फ बदलाव लाने के लिए सजेशंस की बात की गई है, तो हमें यहाँ पर मैक्स टू मैक्स जो कीवर्ड्स हैं वही समझने हैं। यहाँ पर दो तरह के अर्बन सेटलमेंट्स होते हैं, एक होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली अर्बन सेटलमेंट्स जिनको अर्बन लोकल बॉडी ही गवर्न करती है, और एक होते हैं सेंसस अर्बन सेटलमेंट्स, यानी कि वो एरियाज़ जहाँ पर पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा होती है, 75% मेल पॉपुलेशन वर्किंग होती है नॉन एग्रीकल्चर में, और 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर की डेफिनेशन वो डेंसिटी होती है। देखो ये जो टॉपिक है ना ये एक्चुअल में ह्यूमन ज्योग्राफी वाला टॉपिक है, यहाँ पर इसको पॉलिटी में दे दिया गया है, बट एक्चुअल में ये जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं सेटलमेंट्स, अर्बन एरिया एंड एवरीथिंग, दिस टॉपिक कम्स अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी, जहाँ से क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। राइट नाउ जो सेटलमेंट्स की हम लोगों ने डेफिनेशन दी उसमें कुछ प्रॉब्लम है कि जो कैपेसिटी है ना जिस हिसाब से वो इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज पॉपुलेशन इज़ डेफिनेटली इंक्रीजिंग एंड पीपल शिफ्टिंग फ्रॉम दी रूरल एरियाज टू दी अर्बन एरियाज, वो शिफ्ट हो रहा है। उस चीज़ को लेकर के ना हम इतने एडिक्वेट नहीं कि क्लासिफिकेशन में फिट बैठ जाएंगे। वो पंचायत जो है वो डी फैक्टो अर्बन एरियाज होते हैं, वो इल इक्विप्ड, यानी कि अगेन वही कैपेसिटी वाली चीज़ है, दे डू नॉट हैव इनफ ह्यूमन रिसोर्सेज। सॉल्यूशन क्या दिए गए थे, उन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्रीज़ को सेंसस का डेटा यूटिलाइज करना चाहिए बाकी सेटलमेंट्स के लिए, सी दिस मच इज़ इनफ, ठीक है। इसके बियॉन्ड कुछ पढ़ना की जरूरत नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने सजेशन दिया था, दो तरह के सेटलमेंट्स होते हैं, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। हाँ ये लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, इसको हल्का सा देख सकते हो, इसे पता ही होगा आप लोगों को। लोकल गवर्नमेंट दो तरह की होती है, हम लोगों ने जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था ना इसी में
PRIs वाला, वहाँ देखा था एक तो रूरल पंचायती राज होता है, एक अर्बन होता है। तो पंचायती राज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर पंचायत समिति, ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, ये SAMITI आएगा समिति, फिर ग्राम पंचायत होती है और ग्राम सभा होती है। अर्बन में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत होती है। ये चीज़ वैसे जब आप पॉलिटी पढ़ते हो ना, तो आपकी पॉलिटी में जो ये टॉपिक है वहाँ पर भी गिवन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करने वाली चीज़ है, जो कि नेशनल पार्टी स्टेटस। ये पक्का क्वेश्चन आने वाले 2 से 3 सालों में आएगा। और वैसे भी नेक्स्ट ईयर 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं ना, लोकसभा इलेक्शन, तो इसलिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइटिंग द इलेक्शन सिंबल्स का एक ऑर्डर है 1968 का, ठीक है, जिसके तहत किसी भी पार्टी को नेशनल या फिर स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली इंडिया में 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। ये आपको काउंट याद होना चाहिए, एज ऑफ नाउ 6 नेशनल पार्टीज़ हैं। बहुत सालों पहले ना एक क्वेश्चन आया था UPSC का, प्रोबेबली 2005 से पहले, उसमें ऐसा कुछ 4-5 पार्टीज़ के नाम थे, उसमें पूछा गया था कि इसमें से कौन सी नेशनल पार्टी है। हालांकि वो सारे के सारे ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग थे, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले की पार्टीज़ के नाम भी लिखे हुए थे। तो अभी देख लो, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ठीक है। ये जो पार्टीज़ हैं ये हमारी नेशनलिस्ट पार्टी हैं। वो पार्टी जिन्होंने अपना नेशनल वाला स्टेटस खो दिया है वो है TMC, जो तृणमूल कांग्रेस है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और CPI। तो इनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू किया गया था 2014 में, 2019 में, है ना। एंड अब ये आपको जाना जरूर, देखो एक तो याद रखना, UPSC क्या करेगा, वो कहेगा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली मेंशन किया जाता है पार्टीज़ को नेशनल वगैरह, नहीं, ये ध्यान रखना, साइटिंग इलेक्शन सिंबल्स के तहत होता है। और ये तो बस रखने वाली चीज़ है, मतलब इसको कि इसमें समझने वाला क्या है, ये रखने की चीज़ है, फैक्चुअल बातें हैं। पार्टी को नेशनल स्टेटस कब मिलता है, जब उसकी लोकसभा में या फिर स्टेट जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर अगर उनको 6% वोट मिलते हैं 4 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट्स में लोकसभा के लिए या फिर असेंबली इलेक्शंस में, और एटलीस्ट 4 मेंबर उनके होते हैं लोकसभा में। लोकसभा में जो सीट्स होती हैं उसमें एटलीस्ट 2% होनी चाहिए लोकसभा की सीट, ठीक है ना, और कम से कम 3 स्टेट से कैंडिडेट्स होने चाहिए, और एटलीस्ट 4 स्टेट में स्टेट पार्टी होनी चाहिए। इनमें से कोई कंडीशन पूरी होती है तो फिर वो नेशनल पार्टी का स्टेटस उसको मिल जाता है। क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अपना खुद का रिजर्व सिंबल मिलेगा, ठीक है, और सिर्फ 1 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी कैंडिडेट का नेम की प्रपोजल के लिए, और टीवी के ऊपर, आकाशवाणी के ऊपर, दूरदर्शन के ऊपर अपने आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। 40 आपके पास स्टार कैंपेनर्स होंगे। सी दिस इज़ द क्राइटेरिया वाली चीज़ मैं आपको 2-3 बार रिपीट करके बोल रहा हूँ, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट खास करके। इवन 40 स्टार कैंपेनर मिलते हैं, ये भी पूछ सकता है UPSC, तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। गवर्नर की बात करते हैं, तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था कि गवर्नर कितनी देर में किसी बिल को क्लियर कर सकता है, इसके लिए टाइम लिमिट सेट करने की बात की गई थी। अब देखो ये टॉपिक जो आपको प्रीलिम्स की जो बुक में गिवन भी है, इंडियन पॉलिटी में, लक्ष्मीकांत में, कि जब एक बिल गवर्नर के पास जाता है उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं, उसको हामी दे दे, असेंट दे दे, ठीक है, अपना असेंट रोक के रख ले, बिल को वापस दे दे, रिकमेंडेशन करे कि भाई चेंजेस करो कुछ इसमें, फिर बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर ले। ये 4 चीज़ें प्रेसिडेंट के पास होते हैं ऑप्शन। ऑलराइट, कुछ और भी इश्यूज उन्होंने बताए थे। अब ये सारे के सारे गवर्नर के इश्यूज, देखो गवर्नर का जो ये वाला टॉपिक है ना, ये दोनों में आएगा, प्रीलिम्स में भी और मेंस में, और दोनों में पहले पूछा जा चुका है। गवर्नर की पावर पर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं और मेंस में टॉपिक पहले आ चुका है कि गवर्नर की जो पोजीशन होती है ये इंपॉर्टेंट है इंडिया में, नहीं है। रिकमेंडेशंस कहाँ से आई, तो ये मेंस में आपको लिखना होता है। सरकारी कमीशन जो कि सेंटर स्टेट के रिलेशनशिप के ऊपर बनाया गया था, उन्होंने कहा था कि गवर्नर जो है ना वो दूसरे स्टेट का होना चाहिए और किसी रूलिंग पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए। जो नेशनल कमीशन बैठा था फॉर द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उन्होंने भी कहा था कि इसको एक कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाना चाहिए, इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, स्पीकर और CM ऑफ द स्टेट हों। नबाम रेबिया जजमेंट आया था 2016 में, उन्होंने कहा था कि जो गवर्नर का जो डिस्क्रिप्शन होता है ना आर्टिकल 163 का, वो लिमिटेड है, आर्बिट्रेरी नहीं है, यानी कि उसमें कुछ लिमिटेशंस है, अपनी मनमर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो। देन पंची कमीशन था 2007 में, उन्होंने कहा था कि 5 साल का एक टाइम होना चाहिए। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी, आपको सच में याद होनी चाहिए। दिस इज फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसको हम लोग कैट भी बोलते हैं, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस लॉ एंड जस्टिस पर। उन्होंने कहा था कि कैट के अंदर ना ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ना, इनमें बहुत सारे पेंडिंग केसेस चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 80,000 के आसपास केसेस पेंडिंग है डिफरेंट बेंचेस में 2022 के 31 दिसंबर तक, और पिछले 10 सालों के अंदर 1350 के आसपास केसेस पेंडिंग हैं। पेंडिंग केसेस क्यों हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इनके पास सैंक्शन स्ट्रेंथ नहीं होती है मेजरली, है ना, ये एक मेजर पॉइंट बताया गया था, सफिशिएंट मेंबर्स नहीं है। रिकमेंडेशन दिए थे कि उन्होंने कहा था कुछ केसेस होते हैं ना पेंशन वगैरह के, सीनियर सिटीजन्स वगैरह के, तो उनके प्रायोरिटी बेसिस पे लिया जा सकता है और वैकेंसीज को फुलफिल कर सकते हो, सिंपल।
कैट क्या होता है, हेडक्वार्टर दिल्ली में है, तो हमारा एक्ट आया था, तो आर्टिकल 323A के अंदर हम लोगों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए थे। तो कोई भी ऐसी कंप्लेन या डिस्प्यूट्स होते हैं ना कि भाई किसी का रिक्रूटमेंट वगैरह होता है सर्विस जो सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी अथॉरिटीज़ के, उनके लिए ये ट्रिब्यूनल बनाए गए थे सिर्फ। तो बेसिकली जैसे अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, वो तो प्रॉपर एक जुडिशरी बॉडी है, बट हम लोग ट्रिब्यूनल्स भी सेटअप करते हैं। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड होता है ना, एंड इट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द सिविल प्रोसीजर कोड। मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया, तभी मैं सोचूं, मैंने सिविल प्रोसीजर कोड तो होता ही नहीं, मैंने क्यों बोल दिया। दे आर नॉट बाउंड बाय दिस प्रोसीजर, ठीक है। तो 215 ऑर्गेनाइजेशन है, ये ज़रूरी नहीं याद करना, कितने बेंचेस से कितने सर्किट्स हैं ये भी याद करना ज़रूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ऑर्डर आता है कैट का, उसके बाद आप अपील कहाँ कर सकते हो, कंसर्न हाई कोर्ट में, ये चंद्र कुमार केस में बताया गया। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर ऑफ बेंचेस तो खैर चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए किस किस के तहत करता है एडजुडिकेशन, कौन सा आर्टिकल है, कौन सा एक्ट था हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट का था, बहुत इंपॉर्टेंट 1985 का। देन टेक्नोलॉजी इन जुडिशरी, अब जुडिशरी में टेक्नोलॉजी का क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो कोशिश की गई कि हमारे जुडिशरी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, तो उसी के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए थे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये 4-5 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए थे। ई कोर्ट मिशन था, सारे का सारे कुछ चीज़ों को डिजिटाइज किया गया था। इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था, इसमें डेटा वगैरह ट्रांसफर किया जाता है क्रिमिनल्स वगैरह को लेकर, कोर्ट पुलिस जेल को लेकर के। फास्टर था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ये सॉफ्टवेयर था, तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए। सुवास था, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, तो ट्रांसलेट करता है इंग्लिश जजमेंट्स को रीजनल लैंग्वेजेस में। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुडिशरी पर हर साल एक नया क्वेश्चन आता है, तो जहाँ भी रेलेवेंट क्वेश्चन होगा वहाँ पर आप लिख सकते हो कि वो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के स्टेप्स लिए, सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जुडिशरी ने इस तरह के स्टेप्स लिए हैं अपने आप को और बेहतर करने के लिए। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का 3rd एडिशन आया था ना, टाटा ट्रस्ट के द्वारा, एंड उसमें बाकी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, जैसे सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, दक्ष, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ उन्होंने रिपोर्ट्स में कुछ फाइंडिंग्स थी जुडिशरी को लेकर के। नो कोर्ट वर्क्स विद द फुल कैपेसिटी ऑफ जजेस इन द कंट्री एक्सेप्ट द हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम, ठीक है। अब ये देखो, ये कितना इंपॉर्टेंट है ना, जस्ट इन केस को जुडिशरी का मेंस में क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स में कुछ नहीं आएगा इसमें आपका, मैं आपको पहले बता देता हूँ। ये वाला टॉपिक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि मेंस में कोई क्वेश्चन आया, आपने जुडिशरी को कोई वीकनेस दिखानी हो कि कोर्ट के अंदर कितनी वैकेंसीज वगैरह होती है, तो आप ये एग्जाम्पल ले सकते हो कि एज पर द 3rd इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ओनली द हाई कोर्ट ऑफ सिक्किम हैज़ फुल कैपेसिटी वर्किंग के लिए। पुलिस को लेकर के उन्होंने कहा था कि कोई भी ऐसा स्टेट या यूनियन टेरेटरी नहीं है जहाँ पर रिजर्व कोटा हो पुलिस का, ठीक है ना, जो प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता हो। 19 स्टेट्स और यूटीज़ ऐसे हैं जहाँ पर अर्बन पुलिस स्टेशन हैं, ठीक है, वहाँ पर रूरल काउंटर पार्ट्स ज़्यादा पॉपुलेशन है। सिर्फ कर्नाटका ने फुलफिल किया था जो भी मैंडेटेड कोटा है SC ST वगैरह का पुलिस फोर्स में। प्रिजन के बारे में उन्होंने बताया था, जो अंडर ट्रायल्स है, जिनका मुकदमा चल रहा है, वो मोर देन 60% हैं। लेस देन 5 इनमेट्स जो हैं ये एजुकेटेड हैं, 24 इनमेट्स मतलब जो जेल में बंद है। लीगल एड में कहा था जो नंबर ऑफ लीगल सर्विस क्लिनिक्स हैं वो कम हो गए हैं, पहले 14,000 थे ना, 2022 में वो 4,000 तक आ गए। कितना बड़ा ड्रॉप आया, 10,000 कम हो गए हैं। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में उन्होंने कहा था कि 33,000 केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, 44% वैकेंसी। तो ये डेटा कितना अच्छा है ना, और ये इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का है, तो ये डेटा कितना रेलिवेंट हो जाता है। सो फार जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अच्छा चलो पूरा टॉपिक कंप्लीट करके आपको बताता हूँ, थोड़ा एक ही तो बचा है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टोपेल, अग्निपथ स्कीम के जो आई थी ना गवर्नमेंट की, इसमें यूथ को डिफेंस वगैरह में कुछ 4 साल के लिए रिक्रूट किया जा रहा था, उसको लेकर के ना कुछ पिटिशंस वगैरह फाइल की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास भी चीज़ें गई थी, हाई कोर्ट के पास भी गई थी। अब हुआ क्या है ना, एक चंगनलाल केशवालाल मेहता का केस आया था 1981 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चेकलिस्ट फॉर व्हेन द डॉक्ट्रिन कैन बी अप्लाइड, एक डॉक्ट्रिन था, उन्होंने कहा डॉक्ट्रिन कोई भी सिद्धांत आप कब अप्लाई करोगे ना, उसके लिए एक चेकलिस्ट होनी चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, आप एक पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन को तब अप्लाई कर सकते हो। नाउ इट कम्स हियर द प्रॉमिसरी एस्टोपेल। ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज में होता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब आप कोई एग्रीमेंट करते हो, इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ये चीज़ एग्जीक्यूट होनी चाहिए, अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो ये चीज़ फॉलो नहीं की जाएगी। अब आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आपको कुछ कंपनसेशन मिलना होता है, उस टाइम पर इस तरह के डॉक्ट्रिन को इन्वोक किया जाता है, अगर आपने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया हो तो। एक्चुअल में क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी होती है, दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होता है साइन, ठीक है, कि भाई ये बोले कि मैं आपको 100 रुपीज़ दूंगा और आप इसके रिटर्न में मुझे 15 बॉक्सेस देंगे। अब इनमें से अगर कोई एक भी पार्टी अपना फॉर एग्जांपल ये जो 100 रुपीज़ वाला था, ये अपने 100 रुपीज़ ना दे करके जस्ट 50 रुपीज़ इसको देता है। अब पार्टी बी के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि इसने सी से डी से ई से मिल करके डिफरेंट काम कर करके 15 बॉक्सेस रेडी करवाए थे। अब इसने अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया ए ने, इसके कारण बी को
कितने लोगों से अपना प्रॉमिस ब्रेक करना पड़ेगा। बी सी को बोलेगा भाई तू आधा काम करना, ठीक है, मैंने तेरे से ये चीज़ें मंगवाई थी तू आधी देना, ठीक है। डी को बोलेगा तू आधा देना, ई को बोलेगा तू आधा काम कर देना यार, ठीक है। तो सब लोगों से अपना प्रॉमिस में चेंजेस कराने पड़ेंगे ना। ऐसे टाइम पर ना आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहे हो यानी कि, तो तब ऐसे केसेस के अंदर इस तरह के डॉक्ट्रिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये अग्निपथ स्कीम इन्होंने क्यों किया उसमें आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो रेलिवेंस टू दिस फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू नीड टू रिमेंबर कि इस तरह के डॉक्ट्रिन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल लॉज में इस्तेमाल किए जाते हैं बस। सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023 का है। कैबिनेट ने इस बिल को अमेंडमेंट को मतलब अलाउ कर दिया है। तो कुछ कर्व थे, एक तो जो कंडीशंस होती है ना, यू होता है फॉर द अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, ए होता है अडल्ट ऑडियंस के लिए 18+ ही देख सकते हैं, यू का मतलब होता है कोई भी देख सकता है, छोटे बच्चे भी। यूए होता है अनरेस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन सब्जेक्ट टू पेरेंटल, की पेरेंट्स के साथ आप देख सकते हो जाके बच्चे। ये अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। उन्होंने न्यू क्लासिफिकेशन इसमें ऐड किया था, यूए 7 का और यूए 13+ का, यूए 16+ का। तो ये 12 साल की कैटेगरीज ऐड की गई थी। ये चीज़ प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, मेंस में तो ये टॉपिक नहीं आएगा आपका, बट यू नीड टू रिमेंबर दिस, है ना, क्योंकि एक जनरल अवेयरनेस वाली चीज़ है ये और सोसाइटी में डेली इसका इस्तेमाल हो रहा होता है। तो कौन सी साइन का, जब मूवीज स्टार्ट होती है तो उसका स्टार्टिंग में सर्टिफिकेट आता है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन समथिंग करके उनकी तरफ से, तो उसमें एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि ये मूवी कौन किस किस के लिए अलाउड है। तो बस उसमें चेंजेस किए गए हैं नई क्लासिफिकेशन के, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो न्यूज़ इन शॉर्ट वाला भी कवर होता है यहाँ पे। पॉलिटिकल सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। रिसेंटली जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें मोर देन 20 क्वेश्चंस थे जो इन गिवन माइंड मैप से डूएबल थे। अगर आपको भी इस तरह के माइंड मैप्स कलेक्ट करने हैं एंड यू वांट मोर देन 900 ऑफ सच माइंड मैप्स जो आपको एग्जाम में एक एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं, देन डाउनलोड लिंक ऑफ ऑल दीज 900+ माइंड मैप्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो।